ज्ञान है, विज्ञान है, मनोविज्ञान है क्या मेंटलिज्म? देखिए, जैसे बाकी आर्ट्स होती हैं ना, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, आप कोई भी आर्ट फॉर्म की बात करें, ऐसे ही मेंटलिज्म एक आर्ट फॉर्म है। आपका बिलीव है कर्ण पिचासनी पे? नहीं। जिस आर्ट को आप परफॉर्म करते हैं, इसके लिए क्या माइंड का स्ट्रांग होना किसी भी आदमी का जरूरी है या क्या एलिजिबिलिटी है? और मजिशियन इज एन एक्टर, तो कोई भी सीख सकता है। हिप्नोसिस और मेंटलिज्म दोनों में क्या डिफरेंस है? मेंटलिज्म परफॉर्मिंग आर्ट है, वो एंटरटेनमेंट के लिए की जाती है, शोज में लोगों को हैरान करने के लिए ये सब ट्रिक्स परफॉर्म की जाती हैं। हिप्नोसिस ऑन द अदर हैंड इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस। हिप्नोसिस जो है वो है थेरेपी जैसा एक प्रोसेस। जैसे आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बात करें या माइंड प्रोग्रामिंग के और टूल्स हैं, जैसे अफर्मेशन करते हैं लोग, मैनिफेस्टेशन करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं लोग। यू डोंट फाइंड मैजिक, मैजिक फाइंड्स यू। कोई आर्टिस्ट को भी पता ही नहीं होता उसको आर्टिस्ट बनना है। दे जस्ट दे फाइंड देयर इंक्लिनेशन टुवर्ड इट। लोग ऐसा बात करते हैं, अरे मैजिक, ये मजिशियन लोग बेवकूफ बनाते हैं। सो मैजिक हैज बीन लेबल्ड एज एन आर्ट, लेकिन एट द सेम टाइम ट्रिकरी और फुलरी और फ्रॉजरी, इस तरीके से उसको देखा जाता है। दादा साहब फाल्के को मैजिक की बहुत अच्छी नॉलेज थी, उनको पेंटिंग की बहुत अच्छी नॉलेज थी। हिप्नोसिस से रिलेटेड कुछ मिथ हैं। पहला मिथ, हिप्नोसिस माइंड कंट्रोल होता है। नहीं, आप किसी का माइंड कंट्रोल नहीं कर सकते। गर्लफ्रेंड को अपने वश में करना चाहो तो आपकी हेल्प मिलेगी उसमें? हाँ, मिलेगी ना। कैन यू इमेजिन, ये जो बड़ी बड़ी एस्ट्रो एप्स हैं, इन एप्लीकेशन पे करोड़ों यूजर्स हैं और 75% पॉपुलेशन यूथ है। गड्ढे में गिर चुके हैं भाई साहब लोग। स्किल्स पे काम करने के बजाय वो ये उम्मीद कर रहे हैं कोई आके बता दे कि देखो तुम ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये पहन लो, ये डाल लो, ये कर लो, हमारा काम हो जाएगा। आपका बिलीव है एस्ट्रोलॉजी में? एस्ट्रोलॉजी एज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, आई लव इट। मैंने एक चीज देखी कि अभी चैट जीपीटी की बात करूं, चैट जीपीटी से लोग इतनी बातें करते हैं, खासकर घर में जो अकेले होते हैं, और बड़ा हेल्प हो रहा है। मतलब एक नो डाउट कि अब ये स्कैरी है लेकिन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। वायरल टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि दिमाग पढ़ना इतना आसान काम नहीं है। पहले तो ये कहा जाता था कि दिमाग सिर्फ भगवान जानते हैं, मतलब बंदे के दिल में क्या है इस बात सिर्फ भगवान जानते हैं। लेकिन समय बदलता है, फिर वो बात ऋषि मुनियों तक आती है, ऐसे साधु संतों तक आती है जो आपकी बात, मन की बात जानते हैं, और उनका प्रोसेस अपना ध्यान, मेडिटेशन ये होता है। बट आज के दौर में एक नई विधा आ गई है जिसको हम लोग मेंटलिज्म के नाम से जानते हैं, और वो भी बताते हैं कि आपके दिमाग में क्या है। उनकी खासियत होती है, उनके पास भी ये खासियत होती है कि वो आपके मन की बात जान ले। वो समझ लेते हैं, आपके नंबर्स बता देते हैं, आपके स्पेशल किसको आप पसंद करते हैं, किसको पसंद नहीं करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें वो बता देते हैं। हमारे साथ हैं आज एक ऐसे ही मेंटलिस्ट जिनको रविंद्र कुमार उर्फ जो पॉपुलर हैं वो हाइपो गुरु के नाम से हमारे साथ हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर ये विधा है क्या? क्या इसमें मैजिक है, साइंस है, ट्रिक है, या ध्यान मेडिटेशन है? रविंद्र जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट। सेम यार। और एक्साइटमेंट मेरे लिए तो इसलिए भी है कि मतलब एक डर सा लग रहा है कि भाई कहीं कुछ ऐसा है ना, हर आदमी के अंदर एक सीक्रेट होता है। हाँ। खैर, सबसे पहले मैं ये सवाल करूंगा कि जो मेरे अंदर पर्सनल सवाल आ रहा था कि ये क्या है? ज्ञान है, विज्ञान है, मनोविज्ञान है क्या मेंटलिज्म? देखिए, जैसे बाकी आर्ट्स होती हैं ना, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, आप कोई भी आर्ट फॉर्म की बात करें, जी। ऐसे ही मेंटलिज्म एक आर्ट फॉर्म है। जैसे आप सिंगिंग, डांसिंग को देखते हो तो आपको पता होता है कि इसके पीछे कोई लॉजिक है। डांसर ने जो मूव किया है उसके पीछे उसकी बॉडी है, उसकी प्रैक्टिस है। मैजिक और मेंटलिज्म की जो प्रैक्टिस है वो सिर्फ इस चीज की होती है कि सारे डर्टी वर्क को हाइड कैसे किया जाए। वो जो ट्रिक है, जब तक वो आपको नहीं दिखती है तब तक आपके अंदर मिस्ट्री एलिमेंट मेंटेन रहता है। सो मेंटलिज्म कला है, लेकिन इसको प्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि इसके साथ साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज रीडिंग, फेस रीडिंग, ये सब चीजें इसके साथ जुड़ी हुई महसूस होती हैं। वो प्रेजेंटेशन का पार्ट है। जैसे हम कोई स्टोरी देखते हैं, हमें पता होता है हॉरर मूवी देखते हुए कि ये जितने भी यहाँ पे आत्मा वात्मा है ये सब एक्टर्स हैं, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जाता है कि आपको डर लगता है वो मूवी देख के। तो बस यही मैजिक का है, यही मेंटलिज्म का है। इट्स एन आर्ट, इट हैज नथिंग टू डू विद फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज रीडिंग। कोई तंत्र मंत्र नहीं है इसमें। कोई वो आजकल क्या एक बहुत पॉपुलर वर्ड हो गया, कर्ण पिशाचनी, कोई इससे कोई सिद्धि नहीं है। है ना, आजकल बहुत सारे लोग बात करते हैं कि कान में आके कोई बता रही है, कोई सिद्धि है, कोई प्रेत है। नथिंग। मेंटलिज्म इज प्योर आर्ट, एकदम जैसे बाकी आर्ट फॉर्म्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, आपसे पहले मतलब जब आपका पॉडकास्ट कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने काफ़ी गुरुओं का भी पॉडकास्ट किया है, और जो आपने कर्ण पिचासनी वाली बात कही कि काफ़ी लोगों ने इस पे चर्चा की है। एक मैंने तांत्रिक का भी पॉडकास्ट किया था। अच्छा। वहाँ भी सेम चर्चा हुई थी। और इससे पहले भी जितने भी नाम नहीं लूँगा, जितने भी पॉपुलर आज के डेट में गुरु हैं जो कि ये बात करते हैं, उनसे भी बात हुई थी, तो सेम बात हुई थी कर्ण पिचासनी।
पहला सवाल, आप अपनी फील्ड के मास्टर तो हैं ही, आपका बिलीव है कर्ण पिशाचनी पे? नहीं, आपका बिलीव नहीं है? मेरा बिलीफ नहीं है। मैं कम से कम भी 50 ऐसे लोगों से मिल चुका हूं जो ये दावा करते हैं कि उनके पास है। उसके बाद जब टेस्ट कंडीशन में उनको डाला जाता है वो गायब हो जाते हैं, फिर वो चीजें साबित नहीं हो पाती। सिर्फ ये बात है, मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं, मेरा अपना अनुभव अब तक ऐसा है कि मुझे कोई मिला नहीं, तो मैं इसीलिए कहता हूं कि मैं नहीं मानता। आपको वैसे एक कमाल की बात पता है, पिशाच, कर्ण पिशाचिनी जो ये टर्म है, ये एग्जिस्ट कहाँ करती है? बेताल पच्चीसी जो कहानियां, विक्रम बेताल की जो कहानियां हम लोग दूरदर्शन पे बचपन में विक्रम बेताल एक शो आता था, वो कहानियां शुरू में ली गई थी। बेताल पच्चीसी एक किताब है, उससे बेताल पच्चीसी में एक कहानी है एक राजा की। उस राजा का नाम है किंग राजा कुछ नाम है उसका, नहीं विक्रम नहीं है, पर कोई नाम है। उसकी बेटी है वैताली। अच्छा। और ये कहा गया है उस कहानी में कि उसकी बेटी के पास ना साइकिक एबिलिटीज हैं, कि वो किसी के मन की बात जान लेती है। इसके अलावा आप कभी गूगल कर लेना, आप कहीं ढूंढ लेना, आपको कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलेगा कि ये कोई चीज होती है। अब पॉपुलर होने लग गया है तो अब वो एसईओ में और गूगल में सब जगह दिखने लग गया है, बट इसका कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं मिलेगी आपको। कर्ण पिशाचिनी कोई वेद में चर्चा या कहीं भी कहीं ऐसी नहीं, कोई चर्चा नहीं? वेदों में तो बिल्कुल ही नहीं है ऐसी चीजों की चर्चा। ये सब पिशाच वो सब, इनफैक्ट भूत वर्ड जो है, लोग, क्योंकि मैं एक थेरेपी भी करता हूँ, हिप्नोथेरेपी से जुड़ा हुआ हूँ, तो भूत प्रेत के केसेस भी मेरे पास कई बार आते हैं। आपको पता है आयुर्वेद में महर्षि चरक ने मेंशन किया है 8 तरीके की जो विद्याएं हैं, 8 तरीके के जो विकार हैं, उनमें से एक आयुर्वेद के अंदर मेंशन है, उसको कहा गया है भूत विद्या। अब ये भूत विद्या वो नहीं है कि आप तांत्रिक बन जाओ या ऐसा कर लो या वैसा। वो कह रहे हैं, महर्षि चरक कह रहे हैं कि कई बार इंसान का जो उन्माद है, उन्माद मतलब उसका अवसाद, एंजाइटी, उसकी जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि वो अपने कैरेक्टर से शिफ्ट होने लगता है, और वो ये मानने लगता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कुछ है, मेरे अंदर कुछ है। जबकि ये मॉडर्न साइंस में आज इसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो महर्षि चरक ने उस वक्त भी ये मेंशन किया है, कब, जब उन्होंने अपनी चरक संहिता कही, कितने हजार साल पुरानी बात है। तो जब मैं उन लोगों की बातें सुनूंगा ना, जो साइंटिस्ट रहे होंगे, जो डॉक्टर्स रहे होंगे, अब लोग इस बात को मोस्टली ऐसा लेते हैं कि जब तक होगा नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। तो ये ढूंढने के लिए मैं ऐसी जगहों पे भी गया, मुझे वहां भी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। मैंने भूत प्रेत के केसेस सॉल्व करना चालू किए, एंड ट्रस्ट में, मैं कोई मंत्र तंत्र नहीं जानता, ना मैं कुछ यूज करता हूँ, बट मुझे पता है कि इस वक्त ये जिस स्टेट में है उसको माइंड से हैंडल कैसे करना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे अनुभव में मुझे कोई ये मिली नहीं, ऐसी कोई सिद्धि या कोई ऐसा भूत प्रेत दिखाने वाला कोई मिला नहीं, या कोई ऐसी मैंने एक्सपीरियंसेस किए नहीं। और कोई भूत प्रेत भी नहीं मिले आपको? मुझे नहीं मिले सर, मैं तो सब जगह, मैं सारे हॉन्टेड प्लेसेस पे गया हूँ सर। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, अब आपके आर्ट पे आते हैं। जिस आर्ट को आप परफॉर्म करते हैं, जिसको आप बोलते हैं कि एक आर्ट है और इसको सीखना चाहिए, आप इसको काफ़ी बढ़ चढ़ के प्रमोट भी करते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, इसके लिए क्या माइंड का स्ट्रांग होना किसी भी आदमी का जरूरी है, या क्या एलिजिबिलिटी है? तो देखिए, अगर सिर्फ मेंटलिज्म की बात कर रहे हैं आप, तो हर इंसान जो अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकता है वो सीख सकता है। जरूरी नहीं अच्छी प्रेजेंटेशन, बट आपको थोड़ा बोलने का स्किल आना चाहिए। समझ गया। ये मैजिक का ही पार्ट है, और मैजिक के बारे में एक बात कही जाती है, अ मैजिशियन इज एन एक्टर हु इज प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ मैजिशियन। वेरी गुड। तो जितना स्मार्ट, जितना इंटेलिजेंटली मैं जादूगर का कैरेक्टर प्ले करूंगा, उतना बढ़िया मैं इल्यूजन क्रिएट कर पाऊंगा। जबकि सच में मेरे पास कोई शक्ति थोड़ी है। अगर कोई चीज मैं गायब कर रहा हूं तो वो है कहीं ना कहीं, तो आपकी नजरों से बचा के मैंने वो छुपाई कहाँ है, और आपकी पूरी अटेंशन को वहां से डाइवर्ट कैसे करना है, ये तब पॉसिबल होगा जब मैं अपने स्किल पे काम करूंगा। सेकंड, आप कन्विंस तब होगे जब आप ये मान लोगे कि इस बंदे के पास कुछ तो ऐसा है, एंड दैट इज नथिंग बट प्लेइंग अ कैरेक्टर। एग्री। तो अ मैजिशियन इज एन एक्टर, तो कोई भी सीख सकता है, तो अपने स्किल्स पे काम करके। बिल्कुल सही। अभी इसमें एक चीज और आपने जो जोड़ी कि जो जिसके लिए आप पॉपुलर भी हैं, हाइपोगुरु के नाम से, हिप्नोगुरु, हिप्नोगुरु, हिप्नोसिस, यस। हिप्नोसिस के लिए, तो हिप्नोसिस और मेंटलिज्म दोनों में क्या डिफरेंस है? मेंटलिज्म परफॉर्मिंग आर्ट है, वो एंटरटेनमेंट के लिए की जाती है, शोज में लोगों को हैरान करने के लिए ये सब ट्रिक्स परफॉर्म की जाती हैं। हिप्नोसिस ऑन द अदर हैंड इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस। हिप्नोसिस जो है वो है थेरेपी जैसा एक प्रोसेस। जैसे आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बात करें, या माइंड प्रोग्रामिंग के और टूल्स हैं, जैसे अफर्मेशन करते हैं लोग, मैनिफेस्टेशन करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं लोग, ये सब करते हैं। सो ये सारी चीजें हिप्नोसिस का ही पार्ट हैं। अफर्मेशन, अपने आप को ऑटो सजेशन देना, मन में कोई बात पॉजिटिवली रिपीट करना, ये हिप्नोसिस का पार्ट है, वहीं से आया है।
NLP हिप्नोसिस का पार्ट है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हिप्नोसिस का पार्ट है। तो हिप्नोसिस एक ऐसी साइंस है जिसमें हम सामने वाले इंसान के दिमाग को एक रिसेप्टिव स्टेट में लेके जाते हैं, जहाँ पे वो एक्सपीरियंस कर सके चीज़ें। जैसे इमेजिनेशन कराई जाती है, जैसे जैसे हम लोग एक्टिंग स्कूल्स में जब कभी मैं लेक्चर लेता हूँ, तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के ऊपर जब मेरा लेक्चर होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई सीन को क्रिएट करने से पहले यही बोलते हैं ना कि इसका कोई सोर्स ढूंढ के लाओ, सोचो ऐसा हो गया है, अभी तुम्हें सैड होना है तो कैसे होना है, खुश होना है तो बेसिकली वहां पे ना बहुत हल्के स्तर पे हिप्नोसिस ही यूज हो रहा है। तो हम जब थेरेपी के लिए करते हैं तो समझ गया। किसी को ऐसे स्टेट में ले जाते हैं जहां वो स्तर बढ़ जाता है, और फिर उसकी जो भी है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी उसके पैटर्न्स हैं, जो उसकी हैबिट्स हैं, जो उसके एडिक्शंस हैं, हम उसको तोड़ सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं और ज्यादा इफेक्टिवली एंड क्विकली रिजल्ट आता है। सो इट्स अ साइंस, इट्स प्योर थेरेपेटिक साइंस। राइट। और जैसे मैं उसी को कनेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे कि एक्टिंग का वर्कशॉप भी देखते हैं, वहाँ भी लोगों के इमोशन को तोड़ा यस जाता है यस, कि आप उस जगह पे जाओ, फील करो करो, और फिर एक्टर वो इमोशन ले आता है यस अपने अंदर यस से। यस, बिल्कुल सही, दैट्स हिप्नोसिस। अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं। जी। ठीक है। अब आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और जिस बैकग्राउंड से, जैसे आपने बताया था कि हरियाणा में, तो वहाँ से ये करना तो एक अलग ही आर्ट है। सर मुझे लगता है मैजिक चूजेस यू, वो हैरी पॉटर में एक बहुत बढ़िया डायलॉग है ना, द वॉन्ड चूजेस द विजर्ड। वो छड़ी Right. अपने आप ढूंढती है आपको, यू डोंट फाइंड मैजिक, मैजिक फाइंड्स यू। कोई आर्टिस्ट को भी पता ही नहीं होता उसको आर्टिस्ट बनना, दे जस्ट फाइंड देमसेल्फ इन, यू नो, दे फाइंड देयर इंक्लिनेशन टुवर्ड इट, और वो अपने आप ही कनेक्ट होता चला जाता है। सो आई कम फ्रॉम हरियाणा, सोनीपत, एंड बिल्कुल प्योर हरियाणवी फैमिली, जहाँ पे कभी आप सोच ही नहीं सकते, मेरी तो 7 जनरेशन में किसी ने मैजिक नहीं किया होगा। Right. आर्ट तो छोड़िए, 7 जनरेशन में कोई मैजिक नहीं किया। फिर उसमें आर्टिस्ट होना और फिर ऐसी आर्ट चूज करना जो पॉपुलरली कहीं अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा लोग सिखाते नहीं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि मेरा शायद वो जो स्ट्रेस था ना, कि जितना रोका जाता है उतना ज़्यादा आपको करने का मन होता है, बट ये बचपन से था आपके ये अंदर? बचपन से था। मुझे लगता है वो जो ज़िद थी शायद उसने मैजिक में मेरे को आने के लिए मदद की। एक बहुत अच्छा डायलॉग याद आ रहा है मुझे, इरफान खान साहब का एक डायलॉग है मदारी मूवी में, शायद मदारी का है, पता नहीं किसका है। डायलॉग ये है कि जितनी भारी बेड़ियां होती है उतना ऊंचा उड़ने का मन करता है। क्या बात है। सो वहाँ कुछ अवेलेबल नहीं था। तो वो जो खोज करने का जो कीड़ा काटता है आपको कम एज में, आपकी क्यूरियोसिटी होती है, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। और उसके बाद धीरे धीरे रास्ते खुलते चले गए, मैजिक की किताबें अवेलेबल हो गई। फिर एक टाइम आया जब इंटरनेट आ गया, बहुत बाद में आया लेकिन, पर वहाँ से हेल्प मिली, दोस्त जो सर्कल बनता चला गया, तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप सीखता चला गया। अब पिछले 10 सालों से मैं कह सकता हूँ कि नाउ माय फैमिली इज ओके विद एवरीथिंग। अब क्योंकि मेरा घर ब्रेड बटर सब इसी से चलता है, सो अभी हरियाणा में मैं उस घर में अब जब मैं रहता हूँ तो अब वहाँ वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब लोग इंस्पायर भी हो रहे होंगे, इंस्पायर होते हैं, बहुत सिटी लोग के लोग। इंस्पायर होते हैं, और बिल्कुल बहुत मज़ेदार बात है यार। बट आप शुरू से यही करना चाहते थे? सर मैं शुरू से यही करना चाहता था, उसका रीज़न यही है, मैंने बताया आपको, मैजिक अपने आप आ गया मेरे अंदर। मुझे ऐसा लगा, मैं एक बार स्कूल में एक मैजिक शो देख रहा था, अच्छा, हमारे स्कूल में, किस क्लास में होंगे आप? 5th 6th क्लास में था, 6th, Okay. हाँ 5th 6th। मुझे लगा कि मुझे ये सारी ट्रिक्स पता है। आप समझ रहे हैं, मैं उस ज़ोन में ही नहीं था कि मैं हैरान हूँ। मुझे वो सीक्रेट्स ऐसे समझ रहा हूँ। दिखाई दे रहे थे। अच्छा ये तो ऐसे हुआ है, अच्छा ये तो ऐसे हुआ है। तो वो कनेक्ट हुआ कहीं। सरप्राइज नहीं कर रहा था कुछ भी? हाँ, सरप्राइजिंग नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तब मैंने क्यूरियोसिटी से स्टार्ट किया था। पर मैं ज़्यादा बड़ा वो नहीं हूँ, फैन नहीं हूँ पास्ट लाइफ का, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो कनेक्शन रहा होगा। हो सकता है कहीं मैं पिछले जन्म का कोई जादूगर मदारी रहा होऊँगा। तो मुझे लगता है ये अपने आप आ गया। मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं किए। हाँ, ये एफर्ट किए मैंने कि मुझे वहाँ कुछ अवेलेबल नहीं होता था, तो मैं सोनीपत से दिल्ली जा रहा हूँ, गुड़गाँव जा रहा हूँ खुद? हाँ, कम एज में। मैंने टिप्स के लिए परफ़ॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था। एक बार घर पे बहुत बड़ी बहस हो गई थी हमारे घर पे, कि क्योंकि आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ बिज़नेस ठीक था पिताजी का। तो मेरे पिताजी ने बोला कि जितना तू पूरे महीने में कमाता है या कमाएगा, उतना तो मेरी फैक्ट्री में बिल है बिजली का। तो कितना क्या करेगा? कितना शो, क्योंकि बर्थडे पार्टी पे शोज़ में 2000-3000 ऐसे मिलते थे। और थोड़ा अजीब-सा भी लगता है हाँ। उस स्टेज में जहाँ पे जिस पूरे बैकग्राउंड से आप महीने आते हैं। तुम अगर शो भी करोगे तो भी मेरी फैक्ट्री का बिजली का बिल तुमसे ज़्यादा होगा। राइट। तो मैंने बोला मेरे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है कि मैं मैजिक से कमा रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को ये बात बोली कि कमा के दिखा। मेरे सोनीपत के पास एक जगह है मुरथल, इट्स वेरी पॉपुलर पराठों के लिए, ढाबे के लिए। मैंने एक ताश की गड्डी खरीदी 10 रुपए की। मैंने टिप्स के लिए परफ़ॉर्म करना स्टार्ट किया। मैं 400 रुपए कमा के घर पहुँचा। उसके बाद तो अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है सर आपको। जब आप कुछ ऐसा करने का डिसाइड करते हो जिसको सब मना कर रहे हैं, फिर आप करते हो, फिर आप अचीव होते हुए फ़ील करते हो, जो सेंस ऑफ कंप्लीशन, जो अचीवमेंट है ना, वो एक अलग लेवल पे लेके जाती है आपको। तो आई थिंक वो मैडनेस और ज़्यादा वहाँ से बढ़ी है।
आपने Right. देख लिया, आपने खुद को भी टेस्ट कर लिया। अच्छा, दिल्ली में जैसे आप जाते थे, तो दिल्ली में कोई प्रॉपर स्कूल है इस चीज़ के लिए, स्कूलिंग है? अब तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं, पहले समझ नहीं था। गया। पहले ऐसा होता था कि आपको कोई मैजिक शो पता चल गया कि गुजरात में या गुड़गाँव में या पंजाब में एक मैजिक शो चल रहा है। हुँ, आप जैसा मैंने ढूँढा रास्ते, हुँ, मुझे पता चला कि पानीपत में कोई सो एंड सो जादूगर आए हुए हैं। हुँ, अब मैं अपने घर से निकला हूँ और मैं पानीपत पहुँच गया। अब मैं पानीपत जाके उनका मैजिक शो देख रहा हूँ, फिर मैं वेट कर रहा हूँ बैक स्टेज जाके इनसे मिलूँगा क्या? कैसे मिल पाऊँगा? फिर मैं उनको जाके बोल रहा हूँ मुझे आपसे सीखना है, मुझे आपका वो भी एक अलग सा एक्सपीरियंस था। तो कोई ये बोल देता था कि तुम ये वाली किताब ले लो, कोई बोलता था कि ये ऐसे नहीं होता, सिद्धि करनी पड़ती है। अच्छा, ये भी बोलते थे लोग लोग? ऐसे भी बोलते थे। तो मैंने ऐसे सीखा है, कोई पर्टिकुलर पर्सन से नहीं, पर चीज़ें ढूँढते-ढूँढते, करते-करते होती चली गई सर। राइट। एक और चीज़ पूछ रहा हूँ कि जैसे कि आप बचपन में जब जा रहे थे सीखने के लिए, मेरी भी जो मेमोरी है कि वो मेडिसिन एक अलग से गेटअप में क्यों रहते थे? सिर्फ़ वो एक्ट करने के लिए? हाँ, एक्चुअली वो जैसे हर प्रोफ़ेशन की अपनी एक है ना डॉक्टर के राइट। अगर आपको ये पानी की बॉटल भी अगर एक एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू बेचनी है तो व्हाइट कोट चाहिए आपको, हुँ, तभी प्रूफ़ होगा कि इसमें मिनरल हैं। ऐसे ही मैजिशियन के जो पुराने गेटअप चले आ रहे हैं, अगर आप वो पहन के रखेंगे तो ज़्यादा वो लगता है कि हाँ, अभी आज इम्पैक्ट। और इसका इसका क्रेडिट टीवी को भी जाता है सर। टीवी ने जब भी मैजिशियन दिखाए हैं, ऐसे ही दिखाए हैं। हुँ, हुँ, हिप्नोटिस्ट दिखाए हैं तो डरावने दिखाए हैं, हुँ। कि भाई हिप्नोटिस्ट ऐसे करके कुछ तुम्हारे क्रिस्टल बॉल दिखाएगा, भारी आवाज़ में बोलेगा, मेरी आँखों में देखो, वही इमेज बन गई है। अब तुम कहाँ पे हो? हाँ, जबकि ये सिर्फ़ ड्रामा है, ये सिर्फ़ प्रेज़ेंटेशन का पार्ट है, राइट, जो कि टीवी या सिनेमा में होता ही है। राइट, 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 रियलिटी से इसका कोई लेना-देना नहीं है। राइट, तो सर वो ड्रेस थी, वो अटायर था और एक और रीज़न है पीसी सरकार सीनियर एक बहुत पॉपुलर मैजिशियन थे। राइट, बिल्कुल। वो पहनते थे वो उस हुँ, तरीके का अटायर क्योंकि वो परफ़ॉर्म करते थे यूरोपियन कंट्रीज़ में। हुँ, वो इंडियन कल्चर को लेके यूरोप पहुँचे थे। हुँ, तो इंडिया का कल्चर उस वक़्त क्या था? शेरवानी, अचकन, अच्छे कपड़े इस तरह के, क्योंकि वहाँ पे मैजिशियंस वो पहनते थे टेल कोट और हैट, यस, यस, पुराने वाले। वो यूरोपियन मैजिशियंस थे। तो जब एक यूरोपियन मैजिशियन इंडिया आएगा तो वो अपना अटायर लेके आएगा। ऐसे इंडियन मैजिशियन जब बाहर गए, पीसी सरकार सीनियर, वो उस अटायर को पहनते थे और उसके बाद से ना इंडिया में वो फिर चलन ट्रेंड था। सा स्टार्ट हुआ। गोगिया पाशा एक बहुत पुराने मैजिशियन थे, गिली गिली करके उनका एक हाँ, हाँ, हाँ। फेवरेट डायलॉग था। उन्होंने भी वही पहना, फिर और कुछ मैजिशियंस आ गए, उन्होंने भी वही पहना। वो चलता चला गया, मतलब मैंने नहीं पहना कभी। राइट। नहीं, अभी जो एकदम कंप्लीट चेंज आया है, मैं उस पे ही चर्चा कर रहा था कि अभी जैसे वो जो एक ओल्ड पैटर्न के म्यूजिशियन थे जो पहले परफॉर्म करते थे, उनका एक अटायर होता था, उनके बात करने का एक तरीका हाँ, अलग हाँ। होता था। और अभी जो मॉडर्न में आ गए, जैसे कि म्यूजिशियन नहीं बोलूँगा, जो परफॉर्म करते हैं आप हो गए, सुहानी हो गए, और जो इस तरह के जितने भी हुँ, एक्टिव लोग हैं, हुँ। अब दोनों एकदम अलग हैं। अब मैं उनको देखता हूँ अगर, तो लगता है मतलब मैं कुछ अजीब-सा देख रहा हूँ। हाँ, ये देखा हुआ है अब, ऐसा कुछ है। हाँ, हुँ। नहीं, और कुछ वो अटायर अब अजीब-सा लगने लगा है, जबकि हाँ, जबकि बचपन में वही चीज़ अट्रैक्ट करती थी। कंटेम्परेरी नहीं लगता है ना सर, राइट, अब रेलेवेंस नहीं महसूस होती है रिलेवेंस नहीं उसमें, महसूस होता। तो आप मतलब बोलते हैं ना, आर्ट समय के साथ अगर आप अपडेट नहीं होंगे, तो तो आप आप पिछड़ पुराने हो जाएँगे। जाएँगे, कहीं न कहीं बिल्कुल सही पीछे हो बात है जाएँगे। सर, बिल्कुल मैं इस राइट, बात से इत्तेफ़ाक राइट। रखता हूँ। इसीलिए मेंटलिज़्म ज़्यादा पॉपुलर है मैजिक से, हाँ, क्योंकि मैजिक में फिर भी आप सोचते हो कि मैजिशियन के पास जो बॉक्स है उसमें कुछ कुछ होगा, होगा। टेबल में कुछ होगा। हुँ, पर मैं अगर आपको बोलूँ कि एक बुक है, इसमें से एक वर्ड सोच लो और फिर मैं वो वर्ड अगर आपकी आँखों में देख के कैसे भी वो गेस कर लूँ, तो ये मिस्टीरियस लगता है। राइट। क्योंकि ये मो और फिर इसके साथ हमने फ़िलॉसफ़ी जोड़ दी, साइकोलॉजी जोड़ दी। इंसान का दिमाग ना लॉजिक को एक्सेप्ट करता है अगर उसको बहुत सारा डेटा दिया जाए। हुँ, अगर मैं ये कोई भी एक प्रेज़ेंटेशन दूँ और मैं आपको बोलूँ कि अच्छा देखो ये ऐसे किया मैंने, हुँ, आपको लगेगा अच्छा ये सीक्रेट है। पर मैं आपको ना बहुत सारा डेटा दे दूँ, मैं बोलूँ देखो आपका अभी आप ऐसे बैठे हो ना तो आई कैन फिगर आउट कि आपकी हाँ, पर्सनैलिटी ऐसी दिख रही है, तो अभी लॉजिक आ आपने जाएगा। ये तो आपको लगता है कि यार कितना डेटा है इसके पास। हुँ, हुँ, एंड ट्रस्ट मी डेटा इज़ द मोस्ट ईज़ीएस्ट मीडियम टू फूल एनीवन। हुँ। किसी को कुछ नहीं सिखाना हो ना, उसको बहुत कुछ सिखा दो। उसको डेटा दे दो कन्फ्यूज़ बहुत रहेगा वो। सारा, वो कुछ नहीं सीख पाएगा। सो मेंटलिज़्म इसीलिए ब्यूटीफुल हो गया क्योंकि हमने इसमें साइकोलॉजी ऐड कर दी, बॉडी लैंग्वेज, फेस रीडिंग, ये नई-नई टर्मिनोलॉजीज़ ऐड कर दी। तो इसीलिए ये नहीं, मैं इतना ये सोचता भी, खूबसूरत अभी है। मैं एक सुहानी का वीडियो देख रहा था, वो आमिर खान के साथ परफॉर्म कर रही अभी थी। रिसेंटली उसने एक रिसेंटली में प्रमोशन किया था, हाँ। देखा था मैंने, तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वो इतने दूर से वो कैसे जान पा रही है कि भई उसके उन्होंने क्या सोचा है, क्या लिखा है। और मतलब वो तो वहाँ तो फेस रीडिंग, बॉडी बॉडी लैंग्वेज भी सब दूर हो गई। हाँ, मतलब बहुत दूर बैठे हैं आप, वहाँ पे बैठे हो, वो वहाँ बैठे हैं, और क्या सोच रहे हैं। उसने सवाल भी बोला कि सवाल जो चूज़ करना है, जवाब मैं बताऊँगी। हाँ। शायद अगर आपने वो मैंने देखा नहीं देखा नहीं, नहीं देखा होगा। एपिसोड नहीं देखा, उसमें पर क्या था कि ऑडियंस से बोला कि ऑडियंस सवाल करे। मतलब पार्ट ऑफ परफॉर्म ही हो सकता है, परफॉर्मेंस ही हो सकता है। ऑडियंस ने सवाल किया, ऑडियंस सवाल करने में जवाब किस सवाल का वो जवाब दे रहे हैं, ये अब सुहानी बता रही थी।
अच्छा, मैंने कहा कि तो ये कुछ नया प्रेजेंटेशन है, कुछ नया मैंने उसने देखा नहीं, प्रेजेंट किया। मैंने देखा। फिर उसके बाद जब उन्होंने सबको जितने भी ये दिल्ली वैली फिल्म के लिए वो शायद 20 साल या 25 साल हुए थे उस पे ऑर्डर था। फिर उसने बोला कि सब एक एक वर्ड बोलो दिल्ली वैली से, ठीक जो है, वर्ड आपको दिल्ली वैली का याद है। ठीक तो है। सारे लोगों ने एक एक वर्ड बोला, और जब वो लोग पीछे देखे तो चेयर पे सेम वर्ड का फर्स्ट लेटर चिपका हुआ था सबके पीछे, अमेजिंग। और वो सारे वर्ड मिलके दिल्ली वैली हो रहे थे। हाँ, वो मतलब एक पूरा शो परफॉर्म किया, पूरा फिर शो उसने परफॉर्म पूरा किया। क्लाइमैक्स एक परफॉर्म किया। सो सी अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट। मैजिक जैसी दिखने वाली चीज है, हाँ। मिस्ट्री है, सरप्राइज एलिमेंट है, हाँ। पर कपड़े वैसे नहीं है, बक्सा लेके नहीं, नहीं बिल्कुल घूम नहीं रहे हैं, टोपी में से खरगोश निकालने वाली आदमी बातें हमारे नहीं जैसे कर दिख रहे रहे। हैं। यस, ये ज्यादा मुश्किल लगता है, हाँ। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हाँ। आपको हैरान क्या करता है? आपको हैरान यही तो करता है, अगर मैं आपको बोलूं कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में, तो वो आपको कम हैरान करेगा, क्योंकि आपको पता है नीरज चोपड़ा तो प्लेयर ही है, वो तो एथलीट है ही, वो जीत सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपके किसी दोस्त ने ओलंपिक में मेडल जीता है, आप अरे वो कैसे हो सकता है यार, उसको तो पता ही नहीं मुझे। तो आपके ऊपर जो इंप्रेशन बन चुका है मेरा, सुहानी का, अक्षय का, या मजिशियंस का, मेंटलिस्ट का, आप उस इल्यूजन को ही फील करते हैं। हमारा काम सिर्फ उसको इग्नाइट करना है, उस स्पार्क को सर। और ये बहुत सिंपल चीजें भी हो सकती है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, तीन स्टेप होते हैं इसमें। जैसे इसमें ये डाइस पकड़िए, ओके, इसमें 6 नंबर हैं। पहला स्टेप होता है इन्फ्लुएंस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक नंबर अपने दिमाग में रखिए, रखा। अब जो भी नंबर आपने दिमाग में रखा है, डाइस को अपने हाथ पे रखना है, नंबर टॉप पे होना चाहिए जो आप सोच रहे हैं, और दूसरे हाथ से कवर कर लीजिए। वेट, अभी नहीं, मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूं नाउ। नंबर ऊपर रखता है। डन, हाथ ऐसे रखिए जी। डन। अब इस वक्त आपने जो भी नंबर सोचा, मैंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। बाकी हमारे यहाँ पे कुछ दोस्त भी बैठे हैं, ऑडियंस में बैठी है, सो मैंने कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की आपको। लुक एट मी, मैंने एक बात बोली थी, मैंने कहा था 1 2 3 4 5 6। जब मैं 5 और 6 पे गया तो मैंने अपना हाथ फ्लिक किया, आपको शायद पता भी नहीं होगा, आपने सबकॉन्शियसली वो इन्फॉर्मेशन गैदर की। राइट। मैंने फोर्स किया था आपको नंबर 5, इट्स नंबर 5, राइट। राइट, बिल्कुल। दैट्स इट। सो ये फर्स्ट पार्ट है, मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया। अब सेकंड पार्ट पता है क्या है? सेकंड पार्ट है, आप कोई भी एक रैंडम नंबर रखिए, कोई भी रैंडम, मैं इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा, आप रोल कीजिए डाई को ऐसे। डन, देख लीजिए नंबर। अच्छा, मैंने भी नहीं देखा। हाँ, क्योंकि आप अगर आपने नहीं देखा तो मुझे पता नहीं चलेगा वो। हाँ। हाथ ऐसे रखिए। नाउ जस्ट थिंक अबाउट योर नंबर। यू हैप्पी विद द नंबर? आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। यू हैप्पी विद दिस? ओके, से दिस नंबर इन योर माइंड, 1 2 3 4 5 6 6 5, इज इट नंबर 4? राइट, इट्स नंबर 4, राइट। राइट। सी, अब ना ये लगता है कि यार इतनी सिंपल सी चीज है, इससे हाँ। कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? Right. तो दिस इज द ब्यूटी, इसीलिए वो हैरान करता है। और आप जो क्लास लेते हैं उसमें ये बताते हैं आपकी कैसे करना है? मैं इसीलिए क्लास लेना चालू किया था मैंने, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको म्यूजिक स्कूल मिल जाएंगे, आपको डांसिंग स्कूल्स मिल जाएंगे। अब देखिए, जब रियलिटी शोज आने से पहले, डांस रियलिटी शोज आने से पहले, डांस उतना पॉपुलर नहीं था, राइट। पेरेंट्स बोलते थे डांस में कोई करियर नहीं होता। जस्ट बिकॉज वो अवेलेबल होना शुरू हुआ तो लोग सीखना शुरू हुए, डांस क्लासेस अवेलेबल हुई तो लोगों ने सीखना शुरू किया, रियलिटी शो ने उसको प्रमोट किया तो डांस प्रमोट हुआ, पूरी एक इंडस्ट्री प्रमोट हुई। तो मेरा एक बेसिक कोर्स है, उसके अंदर मैंने कुछ 20 ट्रिक्स रखी हैं, ये नहीं है इस तरीके की नहीं, बट स्टार्टर कोर्स है वो। उसमें 20 ऐसी ट्रिक्स हैं जो कोई भी इंसान सीख सकता है, इजीली चीजें परफॉर्म कर सकता है, कुछ कार्ड से, बुक से, कोई नाम। जैसे अगर कुछ बताएं तो, अगर कुछ हो आपके पास। ओके, जैसे हम इसी से शुरू कर लेते हैं। ओके, सो मेरे पास नोटपैड, यहाँ नोटपैड है, और मैंने इसमें ना कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हैं, वाइल्ड एनिमल्स, आप देख सकते हैं, डॉग, लायन, हॉर्स, मंकी, टाइगर, सब डिफरेंट एनिमल्स के नाम है, राइट। ओके, तो ना अभी आपको क्या करना है, मेरी तरफ हाथ ये लेके आइए। आप राइट हैं या लेफ्टी हैं? राइट। राइट है, अच्छा ठीक है। नहीं, लेफ्ट हैंड ऐसे रखिए। अब मेरी तरफ देखिए, ऐसे पकड़िए बुक को, हाथ पे फ्लैट रखिए। मैं बता देता हूँ आपको, ये बुक ऐसे पकड़नी है और ऐसे कहीं से भी रिफल करके ऐसे थंब डाल के रुक जाना है, मार्क कर लेना है उसको, ठीक है। और उसको इंस्टेंटली ऐसा देख के बंद कर देना है, ताकि मुझे भी ज्यादा टाइम ना मिले, और ध्यान रखिए कोई देखे ना। मेरी तरफ देखिए, ओपन कीजिए कहीं से भी हल्का सा। डन, हैप्पी, देख लीजिए, डन, रख दीजिए। नाउ अब इस यहाँ पे बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, मुझे नहीं पता अभी इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बट स्लोली अब मेरे को इन्फॉर्मेशन फील होनी चालू होगी जब मैं आपसे बात करूंगा। वहां पे बहुत सारे एनिमल्स के नाम लिखे हुए थे। एक काम कीजिए, कोई भी 3 के नाम बोलिए, 3 एनिमल्स के नाम बोलिए।
मैं बोलूं? हाँ बोल दीजिए कोई भी 3 एनिमल्स के नाम। जो इसमें है, जो देखा उसमें वो लेके बोलूं या आपका फेवरेट एनिमल क्या है? मेरा फेवरेट हॉर्स। हॉर्स। जी। ओके, सो इससे मेरे को ये पता चलता है कि आपको अगर हॉर्स पसंद है दैट मीन्स यू आर समबडी जिसको स्पीड, एजिलिटी, क्विक डिसीजन, पावर, ये सब चीजें पसंद हैं। Right. प्लस हॉर्स आपको थोड़ा सा लेविश फील कराता है, सो यू लाइक दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल आल्सो। Correct. आल्सो मुझे ये पता चलता है कि हॉर्स रिप्रेजेंट हार्ड वर्क, हम्म, so that's why you find some connection with horse because you feel कि hard work जरूरी है, मेहनत। horse represents hard work, मेहनत and everything। अब जब जब मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में तो इसका मतलब horse तो नहीं है वो जो एनिमल अभी आप सोच रहे हैं। बिल्कुल। give me your hand and just say that name in your mind। it's venomous, it's a snake, Right. it's a snake, right? Right. Snake, it's a snake। खतरनाक, बिल्कुल सही। अमेजिंग। क्या है ट्रिक भैया ये? क्या है जादू ये? मैं थोड़ा प्रमोशन कर देता हूँ, इसके लिए आप मेरा कोर्स खरीद सकते हैं। शानदार। अच्छा, और कुछ एक आध कोई करे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो एक काम करते हैं, कुछ जी। थोड़ा सा पर्सनल करते जी। हैं, कुछ लेट मी ट्राई। प्रकाश जी, आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में सोचिए, और उस पर्सन, वो जो आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, जस्ट फील उनकी प्रेजेंस, अपने आसपास उनकी प्रेजेंस को फील कीजिए। आई कैन सेंस कि एक फीमेल एनर्जी है आपके आसपास जो आप फील कर रहे हैं इस वक्त। ओके, उनका नाम एक बार अपने दिमाग में बोलिए। क्लोज योर आइज फॉर अ मोमेंट। इसे पकड़ के रखिए, ऐसे। किसके बारे में सोच रहे हैं आप? वाइफ के बारे में। क्या नाम है उनका? पूजा। पूजा मतलब PU और POO? PW। कैमरा को दिखाइए ऐसा, देखिए देखिए। अरे वाह, कमाल है भाई, अमेजिंग। थैंक यू, भाई तालियां बजाने के लिए, शानदार। थैंक यू। शानदार। अच्छा, मैं एक चीज समझ रहा हूँ, मतलब जहां तक मैं भी एक चीज समझ रहा हूँ कि भाई जैसे आपने पूछा, समझिए, सोचिए, इससे पहले आपको पता है ये पार्ट ऑफ एक्ट दिस था, इज पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, पार्ट ऑफ एक्ट। क्योंकि आपकी आंखों से पता चल रहा था कि आपको पता है पहले से। हाँ। लेकिन पार्ट ऑफ, अच्छा, राइट, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ये है सर। तो ये अब पता है हाँ। लोगों को मोस्टली क्या लगता है कि जैसे अभी आपने मुझसे पूछा और मैंने क्लियरली बता दिया कि ये पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन है। राइट। चीजें, इन्फॉर्मेशन, किसी या तो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, या मैं इन्फ्लुएंस करूंगा आपको, या मैं किसी तरीके से वो थॉट आपके दिमाग में डाल डालूंगा, दूंगा। या किसी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, मतलब कुछ तो ऐसा है चीजें जो भी ट्रिक्स हैं, जो भी तरीके हैं। समझ गया। लेकिन यही मेरा दिल तब दुखता है जब इन ट्रिक्स को यूज करके ना फिर लोगों का नुकसान होता है, जब लोगों के साथ ठगी होती है। अभी मैं बता दूं 4 चीजें आपके बारे में और फिर हाँ, आपको चीट करूं। हाँ, बिल्कुल यही। अब मैं कोई भी एक पर्टिकुलर तरीके का कपड़े पहन के अगर मैं यही सब जाके गांव देहात में एक भीड़ में करने लग जाऊं, राइट। और सिर्फ 4 लोगों के बारे में ऐसा बता दूं, उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए उनको गाइड करना, उनको कंट्रोल करना, उनको अपने हिसाब से चलाना। तो एक ये भी रीजन था कि मैंने मेंटलिज्म का कोर्स लॉन्च किया, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस तो आए कि ये ऐसा नहीं है, इसमें ट्रिक्स होती हैं, ये कोई रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अमेजिंग, अमेजिंग। और आपका क्या विजन है इसको लेकर? इन फ्यूचर कुछ आप प्लान कर रहे हैं कि कुछ इसको कॉलेज के शक्ल में डाला जाए, शेप दिया जाए, या फिर कुछ मुझे लगता पारंपरिक है पढ़ाई की कि जाए? एक वो कहते हैं ना कि नए को आने के लिए पुराने को जाना पड़ता है। राइट। तो मेंटलिज्म की जो ट्रिक्स मैं सिखा रहा हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेंगे तो उनको उनमें से कुछ अच्छे लोग निकल के आएंगे, जो वहीं नहीं रुक जाएंगे सिर्फ 4 ट्रिक्स सीख के। कुछ ऐसे लोग भी निकले होंगे, और मुझसे भी जुड़ते रहते हैं लोग, मैसेज आते रहते हैं, लोग शोज़ भी करने लगे हैं। सो ये एक तरीके का सोर्स ऑफ अर्निंग भी बन जाता है उनके लिए। लोग अपनी एवरीडे डेली लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। कोई टीचर है, वो अपनी क्लास में जाके क्लास स्टार्ट करने से पहले एक ट्रिक परफॉर्म कर दिया उसने। कोई हीलर है, ऑलरेडी एक थेरेपिस्ट है, तो कोई एक ट्रिक ऐसी यूज कर ली उसने, क्योंकि मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो थेरेपी के लिए भी है उसमें। जैसे मैं एक ट्रिक सिखाता हूँ कि
कोई भी एक पास्ट का किसी का ट्रॉमा अगर रिलीज करना है तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक अपने कोर्स में डाली हुई है कि थेरेपी की नॉलेज अगर आपको है तो साथ में ये ट्रिक ऐड कर दो, वो इंप्रेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा। जैसे अभी ये नाम है, ऐसे मान लो मैं आपको बोलूं कि कोई लाइफ का कोई ऐसा ऑब्स्टेकल, कोई पास्ट का ट्रॉमा, और वो अगर मैं इस तरीके से प्रेजेंट करूं, आपको एकदम से इम्पैक्ट आएगा, उसका कनेक्ट फील करोगे उसके साथ आप। और फिर जब वो एकदम से सस्पेंस बिल्ट होके वो नाम या वो चीज रिवील होती है तो एक आपको ये ट्रस्ट आता है कि यार ये बंदा मेरे को अब डीपली जानता है, अब ये मेरे को हील कर सकता है, वहां से प्लेसिबो इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो मेरा विजन ये है कि मेंटलिज्म, स्टेप 1 मेंटलिज्म प्रमोट हो, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर सीख रहे हैं तो इसमें से फिर कुछ आगे प्रोफेशनल लोग निकल के आए। दूसरा फिर मेरा इसको लेके एक विजन ये है कि यार मैजिक की जो वैल्यू है ना बाकी आर्ट फॉर्म के कंपैरिजन में, वो हमेशा से ऐसी की जाती रही है कि अरे ये सब हाथ की सफाई होती है। कितना आसान होता है, एक छोटा सा बच्चा अगर ये कह रहा है कि पापा ये ट्रिक कैसे हुई है, पापा ये जादू था, तो पापा ये नहीं बोलेंगे कि ये एक आर्ट है, पापा बोलेंगे अरे नहीं पागल, तेरे को पता नहीं चला, तूने ध्यान नहीं दिया, वो ऐसा ना, ये सब ट्रिक होती है इनकी। सो आप एक बात बताइए, एक सिंगर को आप क्यों पसंद करते हैं? उसकी आवाज के कारण। आवाज तो मेरे पास भी है जी, पर उसमें प्रैक्टिस है उसकी आवाज की, उसकी भी तो ट्रिक। अब मैं ये कह दूं यार क्या सिंगर यार, गले से आवाजें ही तो निकाल रहे हो, बस हारमोनियम के स्केल पे मैच ही तो कर रहे हो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। सेम गोज विद एनी क्रिकेटर और एनीथिंग, बट मैजिक के केस में हमेशा ये होता है कि हाथ की सफाई है, कुछ नहीं होता है मैजिक। लोग ऐसा बात करते हैं, अरे मैजिक, ये मैजिशियन लोग बेवकूफ बनाते हैं। सो मैजिक हैज बीन लेबल्ड एज एन आर्ट, लेकिन एट द सेम टाइम ट्रिकरी और फुलरी और फ्रॉजरी, इस तरीके से उसको देखा जाता है। तो बाय अपीयरिंग ऑन मोर एंड मोर पॉडकास्ट, मैं पॉडकास्ट पे हमेशा यही बोलता हूँ, मैजिक इज अ ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म, तो उसको वो लेवल मिलना चाहिए, वहां पे लोग उस लेवल पे लोग उसको एक्सेप्ट करें कि जैसे एक गिटारिस्ट की उंगलियां घिस जाती हैं, जैसे एक सिंगर का गला पक जाता है, ऐसे एक मैजिशियन भी अपने मूव्स को प्रैक्टिस करने में सालों की मेहनत लगाते हैं, तब जाके वो मूव ऐसे दिखते हैं कि आपको पता नहीं चलता है उसने क्या किया है, पर आपको सिर्फ इफेक्ट दिखता है। आप समझ रहे हैं, मैं अगर एक ताश का पत्ता गायब करता हूं, वो किसी तरीके से कहीं तो मैंने छुपाया है, ऑब्वियस बात, लेकिन ऐसा क्या किया है मैंने कि ना कैमरा को दिखाई दे रहा है ना आपको दिखाई दे रहा है, और वो उसको इतना स्मूथ बनाने के लिए मैंने कितने सालों की मेहनत की, तो वो पूरा बाईपास हो जाता है, पूरा साइड हो जाता है। तो मैजिक को वो, इसी एक विजन ये भी है मेरा, मैजिक को वो लेवल मिलना चाहिए। आपको पता है कमाल की बात, मैजिक हाईएस्ट वो है कंपैरेटिव, आप किसी चीज की बात करेंगे जब, तो आप क्या बोलते हैं, आप उसकी तुलना मैजिक से करते हैं। जैसे लता जी की आवाज में क्या है, जादू है, सचिन के बैट में क्या है, जादू है, मैजिक है, राइट। तो फिर जादू जब इतनी कमाल की चीज है, बट जादू वालों के पास जादू नहीं है, जादू वालों के पास जादू नहीं है, क्या कमाल है, जादू वालों के पास हाथ की सफाई है। तो ये जो नैरेटिव है, ये भी मुझे लगता है चेंज होना चाहिए मैजिक को लेके। सिनेमा के, मतलब सिनेमा में जो मैजिक है, इस पे आप अभी बात कर रहे थे, तो मैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। तो सेम चीज को अगर आप बता पाए कि कैसे दादा साहब फाल्के ने शुरुआत की थी सिनेमा में मैजिक को लेकर। बहुत मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये पार्ट कि फिल्म में खुद में एक मैजिक है। यस, और ये उसमें जो सेट डिजाइन होते हैं, वो सब नकली हैं। हाँ, अब पुराने जमाने में जो फिल्मों के सेट बनते थे, उसमें डेप्थ कैसे दिखाई जाएगी, कैसे वो 3D क्रिएट किया जाएगा, जबकि वो 2D है, सिर्फ दीवार पे एक प्रिंट है। ये मैजिक के प्रिंसिपल्स हैं, ये पेंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं। दादा साहब फाल्के को मैजिक की बहुत अच्छी नॉलेज थी, उनको पेंटिंग की बहुत अच्छी नॉलेज थी, क्योंकि वो ही वाज अ पेंटर। वो राजा रवि वर्मा जो पेंटर हुए, उनको असिस्ट करते थे, तो उनको वो समझ थी। एंड ऑल्सो उनको मैजिक बहुत पसंद था। बहुत सारे एक्टर्स भी हैं ऐसे, इरफान खान जो थे, उनको मैजिक बहुत पसंद था। अच्छा, बहुत पसंद था। आर माधवन इज अ वेरी वंडरफुल मैजिशियन, ही इज अ वेरी वंडरफुल मैजिशियन। हाँ, आप कभी अगर उनसे बैठेंगे, मिलेंगे, तो उनको बहुत सारी ट्रिक्स आती हैं, कार्ड ट्रिक्स, कॉइन ट्रिक्स। मैं देख रहा था अभी जो पुराने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में होती थी पहले, और बाहर की फिल्म जिसमें क्या साउंड भी नहीं, और उसमें वो सेट डिजाइन अभी दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने क्रैक किया था। हाँ, सारे डिफरेंट फुटेज निकलते हैं। चार्ली चैपलिन के कितने सारे स्टंट्स हैं। तो वो क्या है, वो ऑप्टिकल इल्यूजन और मैजिक इल्यूजन्स के को कंबाइन करके ही तो बनाई गई चीजें हैं। अब धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी से वही सब चीजें कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी को इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए इल्यूजन क्रिएट कर रही है। राइट, लेकिन आज भी चीजें तो वही हैं, बेस वही है। स्वामी विवेकानंद वो मैजिक को बहुत पसंद करते थे, अपने स्टूडेंट्स के लिए मैजिक परफॉर्म करते थे। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स, वो मैजिक सर्कल के मेंबर हैं, वो बहुत अच्छा मैजिक करते हैं, वो कभी कभी परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं। अच्छा, मैजिक सोचते ही ना लोग क्या ऐसा सोचने लगते हैं कि, मतलब बहुत बेसिक चीज आपने अच्छी बात बताई कि मैजिक मतलब जादू है, जिस चीज में जादू दिख रहा है, आपको सरप्राइज कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, और आपको आपके सिनेमा में तो एक कहावत है ना, जो राइटर लोगों की एक कहावत है कि
जहाँ मैजिक होता है वहाँ लॉजिक नहीं देखते। हाँ सिनेमा में एक मैजिक होता है, आपको पता है कि 50 गोलियां चारों तरफ से चलेंगी लेकिन हीरो को एक भी नहीं लगेगी, राइट, पर ये मैजिक है, लॉजिक लॉजिक नहीं नहीं है। है। तो बस वही सेम चीज है मैजिक की भी। आप मेरा एक परफॉर्मर होने के नाते पूरा फोकस ही है कि आपके अंदर मिस्ट्री की फीलिंग Right. कैसे क्रिएट करूं, राइट, बस वही पूरा गेम है। बिल्कुल सही बात है। और सिनेमा में जो जादू है कि आप सब कुछ नकली है, वीएफएक्स में फिर भी कितना देख असली रहे हो लग रहा है अच्छा लग रहा है। लेकिन सिर्फ हम जो मैजिशियन जो परफॉर्म कर रहे थे उनको एक अलग नजरिए से देखते हैं, और ये जो जादू दिखा रहे हैं इनको एक अलग नजरिए से देखते हैं। मतलब इसमें लगता है कि क्योंकि इसकी ट्रिक पता चल जाती है ना इसकी ट्रिक पता है। कि कंप्यूटर से हुआ होगा, लाइट से हुआ होगा, मजिशियन की ट्रिक पता नहीं चलती है, इसीलिए लगता है कि ये ये चमत्कार है। लगता है कुछ रात में कुछ साधना किया होगा इसने। हाँ। मुझे बहुत लोग बोलते हैं, मुझे बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे हिप्नोसिस की बात होती है राइट, तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आपने कुछ मेडिटेशन किया होगा ना तभी आपके पास हिप्नोटिक पावर्स हैं, आपकी आंखों से पता चल रहा है आपकी आंखों में हिप्नोटिक अच्छा, वो पावर। दिखने भी लगता है कि आंखों में है कुछ। सर मैं सिर्फ एक बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और बहुत सालों से कर रहा हूँ, तो राइट, वो मेरे अंदर ढल गया है। राइट, That's it। और तो आ भी जाता है। मैं ऑफ कैमरा भी मजिशियन ही हूँ, मैं घर जाऊंगा तो भी मजिशियन ही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं स्टेज पे मजिशियन बनूंगा। तो मतलब मैं वो कैरेक्टर में जी रहा हूँ, क्योंकि अब जितनी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है तो हर दूसरा इंसान आपसे वही कैरेक्टर की एक्सपेक्टेशंस रखता है, तो आप उसमें जीने लग जाते हो। जैसे वो गाइड मूवी का एक सीन है ना, उसमें पूरी स्टोरी ये है ना कि बिल्कुल, वो बंदा तो दुनिया से भाग के आंखें बंद करके बैठा था, लोगों ने अपने आप उनसे आस्था जोड़ ली, उनकी मजबूरी हो गया भाई वो कैरेक्टर में रहना। तो बस वो ये कैरेक्टर ही है सर। मैं कोई मेडिटेशन वगैरह ऐसा, हाँ मेडिटेशन पीस ऑफ माइंड के लिए करता हूँ, थेरेपीज करता हूँ, वो लोगों को हेल्प करने के लिए करता हूँ, प्रोफेशनल थेरेपीज करता हूँ, तो मेडिटेशन का ये सब चीज़ों से तो यूज़ है, और मैजिक से कोई लेना देना नहीं है इसका। राइट, राइट। वो बहुत अच्छी बात कही अपनी कैरेक्टर वाली। मैं इसी में एक स्टोरी थी कि मैं एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं उनके साथ काफ़ी घूमता था। तो वो ना हमेशा सीरियस, चश्मा लगाए और टीका लगा एकदम। कहीं भी टोल पे गए तो ऐसे इशारा किया तो पास हो गया। अच्छा। तो बड़ा सीरियस था माहौल। तो मैंने कहा तो ये आदमी तो अलग ही है भाई। उनके साथ एक बार किसी और स्टेट में जाने का मौका मिला कि भाई वो स्टेट छोड़ दिया उन्होंने, हाँ, है ना? कि अब वो प्रेशर हट गया उनके ऊपर से। हाँ। अब जब होटल के अंदर गया तो रात में उनका अलग रूप देख रहा हूँ। हाफ पैंट पहने डांस कर रहा है आदमी। मैंने कहा अरे भाई ये तो आपका एकदम तो बोले वही वाली लाइन बोली कि अब वो लोगों ने इतना जोड़ लिया, उम्मीद लगा लिया आपसे। हाँ, कि ये वही इंसान आपको है। ऐसा ही देखना चाहता अगर मैं डांस करूँ पब्लिक के सामने तो Yes. पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। नहीं करेगी। यस यस पब्लिक को आपको एक सीरियस लीडर चाहिए। यस, बिल्कुल सर। और मुझे वो बहुत मजिशियंस ये बोलते हैं कि यार तू इतना ओपनली जाके बोलता है हर पॉडकास्ट में कि ये ट्रिक है, तो वो मिस्ट्री खत्म हो जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये बता भी रहा हूँ कि ये ट्रिक है, पर फिर भी नहीं पता चल रहा है कि हो एक कैसे ट्रिक रही है। है, तो इससे मिस्ट्री बढ़ती है। एक कोई ट्रिक बता पाएँ जो लगे कि जिससे कोई नुकसान ना हो आपके पूरे हाँ, परफॉर्मेंस मैं का? बता देता हूँ ना, बिल्कुल जी, बता देता हूँ। चलिए मैं कुछ सिखा देता हूँ। जी। मैं सीख लो भैया सब। कार्ड से कुछ सिखा देता हूँ। हाँ, सारे लोग सीखें। ओके, सो बस ये क्लास लेने का पैसे लेते हैं बट अपने पॉडकास्ट में फ्री कर रहे हैं। मैं आप एक ट्रिक तो सीख ही सकते हो। कैमरा पे दिखा देता हूँ। मेरे जी, पास सब ये कार्ड सब अलग-अलग है, हाँ, राइट? सब डिफरेंट कार्ड्स, ठीक है? सब डिफरेंट कार्ड्स हैं, राइट। राइट? तो मैं कार्ड्स को मिक्स कर देता हूँ। ओके। तो अभी ना सर आपको मैं ऐसे करके शफल करूँगा, आप मुझे कहीं भी स्टॉप बोलना, जहाँ आप स्टॉप बोलेंगे मैं आपको वो कार्ड दिखा दूँगा, ठीक, ठीक है? जस्ट कहीं भी स्टॉप बोलना आप मुझे। स्टॉप। ये कार्ड देख लीजिए, जी, ये कैमरा पे भी दिखा देता हूँ, हुँ, ठीक है? ओके। अब ये कार्ड आपको याद है? हुँ, मुझे नहीं पता है आपका कार्ड क्या है अभी। ज़रा मेरी तरफ देखिए, उस कार्ड के बारे में सोचिए। इमेजिन कीजिए कि वो कार्ड आप कहीं ड्रॉ कर रहे हैं, उसका कलर सोचिए। मैं सेंस कर पा रहा हूँ रेड कलर है। जी, उसकी शेप सोचिए, हार्ट। बिल्कुल सही। सो पिक्चर कार्ड और अ नंबर कार्ड, पिक्चर नंबर, इट्स अ नंबर कार्ड, राइट, राइट? राइट, It's a higher number. राइट, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. So 9 of hearts. 9 ऑफ हार्ट्स, बिल्कुल सही। No. Right. Thank you. You want to learn? बिल्कुल, अरे इसके ठीक लिए है, तो ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फोर्सिंग। मैंने आपको ओके, कार्ड फोर्स किया है। हुँ, तो आपको क्या करना है, ये कोई भी ताश की गड्डी से हो सकता ठीक है। है, आप किसी के घर भी जाते हैं, कहीं भी प्लेइंग कार्ड आपको मिल जाए, ओके, डेक आपने लिया, उसने शफल वफल सब कर दिया, ठीक है? और उसके बाद आपको ये बॉटम कार्ड देख लेना है। हुँ,
अब जब मैं आपको दिखाऊंगा, मुझे देख लेना जिसको परफॉर्म यस, परफॉर्मर को देख लेना, जैसे मैंने देख लिया। अब ये 2 पार्ट है। पहला पार्ट मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ, पूरा प्रोसेस समझाते हैं। मैं बोलूंगा प्रकाश जी मैं ये कार्ड्स को ऐसे शफल करूंगा। अभी देखो मैं नीचे से नहीं निकाल रहा हूँ कार्ड, बीच में से निकाल रहा हूँ। नीचे वाला एज इट इज छोड़ दिया। मैं बोलूंगा प्रकाश जी मैं ये कार्ड को शफल करूंगा, आप जहां भी मुझे स्टॉप बोलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, आपको प्रोसेस पता चल गया। अब मैंने कन्विंस कर दिया ये दिखा के आपको। अब जब मैं रियल टाइम में परफॉर्म करूंगा तो मैं सिर्फ कार्ड को ऐसे पकड़ के ऊपर से ये उतारता जा रहा हूँ, और आप जहां भी मुझे स्टॉप बोलेंगे अच्छा मैं इंस्टेंटली आपको ये दिखा दूं। पर हम स्पीड में करेंगे तो पता नहीं चलता है, समझ आपको लगता है मैं शफल कर रहा हूँ, राइट। तो जैसे नीचे ये 3 ऑफ डायमंड्स है, कहीं भी स्टॉप बोलिए, स्टॉप, फिर से बोलिए, स्टॉप, फिर से बोलिए, राइट। स्टॉप, वेरी गुड। तो ये आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कार्ड फोर्सिंग, आसानी से कर सकते हो। अब इसके बाद जो है वो प्रेजेंटेशन है, कार्ड रेड है क्या, कार्ड कैसा दिखता है, उसका कलर क्या है, नंबर है या पिक्चर है, वो आप जितने कन्विक्शन से परफॉर्म करेंगे उतना रियल हो जाएगा। और ये आप प्लेइंग कार्ड से कर सकते हो, अल्फाबेट कार्ड से कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, टैरो कार्ड से कर सकते हो। सोचिए आप टैरो कार्ड में ऐसा कुछ कर दें कि सामने वाले का जो भी टैरो है वो उसको ऑलरेडी उसने सोच लिया है, और अब आप आंखें बंद करके डिवाइन पावर से कनेक्ट करके और बता रहे हो कि तुम एक मेजर आर्काना के बारे में सोच रहे हो, आई थिंक इट्स 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसा करके। राइट। तो कुछ बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं इससे। बहुत खूबसूरत चीज है। थैंक यू। मतलब इसके बारे में जो मैं भी सोचता था पहले कि भाई मजेदार चीज, बहुत मजेदार चीज है। मुझे थोड़ा सा हिप्नोसिस के बारे में बताएं। हाँ प्लीज पूछे, क्या जानना इसके बारे में बताएं कि अगर ये इतनी पावरफुल चीज है, लोगों का सवाल था और मेरा भी सवाल था, तो इससे तो काफी कुछ किया जा सकता है। पुलिस क्रिमिनल को पकड़ सकती है, हम बड़े बड़े मुकदमे, बिल्कुल सही बात है, सब कुछ, बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं यूज किया जा रहा है इसका? देखिए हिप्नोसिस एक रियल साइंस है, इसको ना बढ़ा चढ़ा के टीवी और सिनेमा ने प्रेजेंट किया है। अच्छा। टीवी सिनेमा में कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई हैं हिप्नोसिस के बारे में जो रियल वर्ल्ड में नहीं होती हैं। जैसे कि टीवी में दिखाया जाता है कि जब आप किसी को हिप्नोटाइज करते हो और वो आपके वश में हो जाता है और आप उसको बोलते हो तो वो वही काम करने लगता है जो आपने बोला है। किसी को मर्डर करने बोलते हो तो जाके मर्डर कराता है, और फिर उसको नेक्स्ट टाइम पे याद भी नहीं होता है कि उसने ऐसा क्यों किया या किया भी है कि नहीं किया है। राइट। ऐसा कुछ नहीं है। हिप्नोसिस से रिलेटेड कुछ मिथ हैं। पहला मिथ, हिप्नोसिस माइंड कंट्रोल होता है। नहीं, आप किसी का माइंड कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा मिथ, हिप्नोसिस के जरिए आप किसी के सीक्रेट जान सकते हो। नहीं जान सकते। तीसरा मिथ, आप किसी को हिप्नोटाइज करके उसकी मर्जी के बिना उससे कुछ भी करा सकते हो। नहीं करा सकते। चौथा मिथ, हिप्नोसिस में अगर कोई इंसान फंस गया तो पूरी जिंदगी आंखें ही नहीं खोलेगा, क्या वो हमेशा स्लीप में ही रहेगा? राइट। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हिप्नोसिस से हम किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा डीपर लेवल पे होगा। ये किया जा सकता है। अगर हिप्नोसिस इतना पावरफुल होता तो डेफिनेटली फिर सरकार में फिर तो हर जगह हिप्नोटिस्ट होते। फिर हमारे देश के जो सब जवान हैं, सैनिक हैं, वो अपनी जान दांव पे नहीं लगा रहे होते, फिर सेनाएं एक दूसरे को हिप्नोटाइज कर रही होती। राइट। फिर ये जो हमारी सीक्रेट एजेंसियां हैं इसमें हिप्नोटिस्ट लोग होते, फिर जुडिशरी की पढ़ाई नहीं हो रही होती, वहां जज की जगह पे एक हिप्नोटिस्ट बैठा होता। हम हिप्नोसिस करके टैरिफ्स कम करवा लेते ट्रम्प से। मैं वही बोल रहा हूँ। तो ये हिप्नोसिस ऐसे नहीं काम करता है। ऐसे ही जैसे बिल्कुल ये जो वशीकरण वाले लोग नहीं बोलते हैं इसको वश में कर लो, उसको वश में कर लो, तो मैं उनको हमेशा यही बात बोलता हूँ कि भाई तो फिर कुछ बड़ा काम करो ना यार। फिर तो नेताओं को वश में करो अपने, फिर अंबानी को वश में करो। ये क्या कर रहे हो मतलब यूट्यूब पे बैठ के कि तीन दिन में लड़की भागती आएगी तुम्हारे पास, जिसको चाहो उसको वश में कर लो। ये हाँ, ये क्या फालतू बात है। तो हिप्नोसिस ऐसे काम नहीं करता है। इसमें कोई मिरेकल नहीं है। इसमें कोई ऐसे बहुत वो एक्सपेक्टेशंस रखने की जरूरत नहीं है। हिप्नोसिस बहुत ही सरल और ब्यूटीफुल आर्ट है, साइंस है। अब ये काम क्या करता है फिर? आपको कोई बिलीफ सिस्टम चेंज करना है, आपको अपने रिलेशनशिप इंप्रूव करने हैं, आपको कोई पैटर्न है, जैसे कॉन्फिडेंस की कमी है, जैसे शॉर्ट टेम्पर्ड है कोई इंसान, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर है, उसको इन पे काम करना है, इन पे काम किया जा सकता है। हार्मनी क्रिएट करनी है रिलेशनशिप में, इनमें की जा सकती है। एडिक्शन जैसे स्मोकिंग हो गया, कैफीन हो गया, ऐसी कोई स्मोकिंग छोड़नी है या इस तरह की कोई एडिक्शन छोड़नी है, इस पे काम किया जा सकता है। तो ये सब चीजें आसानी से हिप्नोसिस के थ्रू की जा सकती हैं। बट ये जो स्टेज परफॉर्मेंस पे देखते हैं कि लोग ऐसे पकड़ते हैं और उनको बेहोश कर देते हैं, ये हाँ, ये बेहोशी नहीं होती है, ये एक नेचुरल स्टेट है, ये मेडिटेटिव स्टेट है। जैसे मेडिटेशन में होती है, ठीक वैसे ही आप रिलैक्स स्टेट में होते हो, माइंड रिलैक्स स्टेट में होता है। अब वहां पे 10 लोग बैठे हैं, मैं 10 में से किसी 2 के साथ कोई एक्ट करने वाला हूं, तो मैं बाकी 8 को रिलैक्स स्टेट में रखता हूं ताकि किसी को पैनिक ना हो, कोई मतलब
कुछ लोग होते हैं जो सामने देख के घबरा सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी देर बाद उस ट्रांस में जाने चले से जाते मना हैं। कर दें, उनको कुछ और थॉट आने लगे माइंड में। राइट। तो ये एक ब्यूटीफुल ड्रामा क्रिएट होता है, मतलब एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि 8 लोगों को एक साथ स्लीप बोला और सब स्लीप हो गए, बट वो स्लीप का मतलब स्लीप नहीं है, वो एक रिलैक्स स्टेट है। अच्छा। आप एक क्विक एक्सपेरिमेंट बिल्कुल, करें आपके साथ? बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा करते हैं। ठीक है। मतलब स्टूडियो में और जो लोग भी बैठे हैं वो भी कर सकते हैं। हाँ। अपने दोनों हाथ ऐसे सामने ले ये सब हुँ। लोग, और इमेजिन हुँ। कीजिए कि आपने एक मीडियम साइज बलून पकड़ा हुआ है हाथों के बीच में। हुँ। बलून को देखिए, लुक एट द बलून, हुँ। उसके टेक्सचर को फील कीजिए, उसके प्रेशर को फील कीजिए हाथों में, हुँ। और अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हुँ। और अपनी बंद आंखों से अपनी इमेजिनेशन के थ्रू उस बलून को देखिए, उसके टेक्सचर को फील कीजिए, प्रेशर को फील कीजिए, हुँ। उसके कलर को देखिए अपनी बंद आंखों से, हुँ। और इमेजिन कीजिए कि बलून में एक छोटा सा छेद हो गया है हुँ। और उसमें से हवा निकल रही है और बलून छोटा होता जा रहा है। हुँ। हुँ। राइट? राइट। हाथ नजदीक आ रहे हैं, राइट? हाँ। सबके साथ हो रहा है, राइट? अब मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जी। पहला, क्या सचमुच बलून था? नहीं। दूसरा, क्या मैंने कभी कहा था हाथ नजदीक आएंगे? नहीं। जैसे अभी यहाँ बलून नहीं था, ऐसे ही हम सबके दिमाग में, हमारी लाइफ में हजारों बलून्स हैं। सबके आए थे क्या नज़दीक? अरे वाह! हुँ। हम सबके पास ऐसे ही बलून्स हैं जो इमेजिनरी हैं। फियर, फोबिया, वरीज, रिलेशनशिप के इश्यूज, पास्ट बैगेजेस, चाइल्डहुड ट्रॉमास, फ्यूचर की वरीज, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब बलून्स हैं। हुँ। जिन बलून्स में हवा भरती जाती है वो बड़े होते जाते हैं, जिनमें हवा निकलती जाती है वो छोटे होते जाते हैं। इसीलिए हम कुछ डर खुद ही ओवरकम क्या कर बात लेते है! हैं, बहुत बढ़िया। किसी में कोई आके हमें सिखा देता है। तो ये अपने क्विक एक्सपेरिमेंट किया कि माइंड को एक आइडिया दिया, और माइंड ने अपने आप उसको प्रोसेस करके आगे का एक्ट खुद ही बना लिया। ऐसे ही वो सारे आइडियाज हैं बस। वेरी गुड। सो मुझे दिस लगता इज है द ब्यूटी ऑफ मतलब हिप्नोसिस। मुझे तो सिखाओ ही आप। मैं बिल्कुल सीख सीखता हूँ सकते हो, पहले। बिल्कुल सीख बहुत सकते हो बहुत सर, प्यारी चीज़ है। बिल्कुल सीख और इसको सकते हो। इतना डराया जाता है, इतना मतलब लोगों को बताया जाता है कि पता नहीं क्या जादू क्या होने किसी भी वाला। मोमेंट पे ऐसा लगा मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और किसी भी मोमेंट पे ऐसा हो सकता था कि आप मना कर देते या नहीं कर सकते थे ये आप? मैं आँख खोल लेता, कुछ भी आँख कर खोल सकता, लेते, कैसे कर राइट? देता। यू आर ऑलवेज इन योर कंट्रोल। राइट। लेकिन बिकॉज यू आर एंजॉयिंग द प्रोसेस। हाँ। सो हिप्नोसिस ऐसे काम करता है, ऐसे नहीं करता है कि मैं आपको आंखों में देख के कहूँ कि अभी आपको ये आपको नींद करेगा। आ जाएगी, आप सो जाए। नहीं, ऐसे नहीं काम करता है हिप्नोसिस। वेरी गुड। आप कुछ छोटे-छोटे सवाल करते हैं हाँ प्लीज फास्ट में? आइए। आपने कभी बचपन में किसी ऐसा दिमाग पढ़ लिया हो किसी का और वो डर गया हो आपसे कि भाई ये क्या, मतलब कहाँ से खाला जादू सीख के आया है? हाँ, मैं ऐसी ट्रिक्स तो आज भी करता हूँ मैं। अच्छा। कुछ-कुछ ऐसी ट्रिक्स मैं करता हूँ थोड़ा-सा हवाबाज़ी के लिए ना, समझ रहे हो, ऑरा मेंटेन राइट, रखने के राइट, लिए। राइट। लगे कि भैया कई है। कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप ऑरा मेंटेन रखने के लिए आप वो ड्रॉप नहीं करते हो अपना स्वॉर्ड। मैं बता के रखता हूँ ये बात कि ऐसा यार होता है ऐसा। हाँ, मैं रियल राइट, में रीड करता हूँ माइंड। कुछ लोग बिलीव करते हैं तो करते हैं, ठीक है ना? राइट। अभी आप जैसे आपने ही बोला कि आप एक कैरेक्टर में हो, प्ले कर रहे हो। तो कभी होता है कि जैसे आप भीड़ में भी गए तो आप सेम काम कर रहे हो, सबके दिमाग ऐसे देख रहे हैं कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है, कहाँ क्या चल हाँ रहा है, सर, वो ना दिमाग जो सबकॉन्शियसली सबकॉन्शियस में चलता है? सबकॉन्शियसली पार्ट बन गया है, सेकंड नेचर बन गया है, चीज़ों को ऑब्जर्व राइट। करना, चीज़ों के साथ फिजिटी होते रहना, छेड़छाड़ करते रहना, हाथ चलाते रहना, दिमाग में ऑब्जर्वेशन चलते रहना। दूसरा फिर एज़ अ साइकोलॉजी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जी। रिसेंटली मैं अपने स्कूटर से जा रहा था अपने होम टाउन में, अच्छा। और रात का समय था, और स्कूटी ऐसे जा रही है और अचानक से यहाँ से गाड़ी आती है और मेरी स्कूटी पे टक्कर लगी और मैं गिर गया। हुँ। बहुत स्लो था, गिरा, और वो गाड़ी एकदम से आगे गई। अब हुँ। देखिए वो जो हम बात कर रहे हैं कि माइंड कैसे चलता है, हुँ। और मैं ऐसे गिरा हूँ, सर्वाइवल पहला थॉट है, मैंने चेक किया मेरे हाथ पैर सब ठीक है, दिल्ली में तो सर्दी बहुत है। मैंने कहा सब ठीक है, क्योंकि मैंने मोटी जैकेट पहनी थी। थोड़ी दूर जाके गाड़ी रुकती है, गाड़ी के रुकते ही ना इधर का दरवाजा खुला, फिर इधर का, और 2 लड़के फटाक से भागते हुए मेरी तरफ। मेरे दिमाग में पहला थॉट, हुँ। ये साइकोलॉजी देखो मेरी, पहला थॉट, यार रात का टाइम है, अगर इन्होंने पी हुई होगी ना, ये मेरी गलती निकालेंगे और ये उल्टा मेरे सिर चढ़ेंगे। राइट। पहला थॉट। फिर थोड़ा नजदीक आए वो, इतने में मेरा माइंड कैलकुलेट कर रहा है, हुँ। कैलकुलेट करना का नहीं, तो बच्चे लग रहे हैं, लड़ेंगे तो नहीं। हुँ। और ये अभी मैं उठा नहीं हूँ, हुँ। ये बहुत रैपिड थॉट्स नीचे पड़े पड़े आ रहे हैं मेरे को। हुँ। फिर एकदम से वो आया, भैया 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 लगी तो नहीं। तीसरा थॉट, अरे अब तो मैं ही सुना दूंगा इनको 2 बात, बिकॉज अब ये रिस्पेक्ट वाले जोन में आ गए। एग्री। आप समझ रहे हैं कि ना वो सेकंड नेचर बन गया है, ऑब्जर्व करना, चीजों को राइट, राइट। एनालिसिस करते रहना, लोगों को पढ़ते रहना, खुद के अंदर भी वो एक एनालिसिस चलता रहता है, वो सेकंड नेचर बन गया है। राइट। एक बहुत बेसिक सवाल है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक दिमाग किसका होता है? पॉलिटिशियन, बिज़नेसमैन या जो प्यार करने वाले लोग होते हैं, लवर्स? सर दिमाग
सबका दिमाग खत्म। दिमाग ही होता है, हाँ। उसके अंदर पैटर्न्स होते हैं। राइट। जब हम पैदा होते हैं हम सिर्फ एक खाली स्लेट लेके बाहर आते हैं, फिर हम आवाजें सुनते हैं, फिर हम चेहरे डालते हैं उसमें, फिर हम इमोशंस उसके साथ साथ एसोसिएट करते हैं। तो दिमाग दिमाग ही है सर, जिसको जो पैटर्न मिले हैं वो उसके बेसिस पे है। आप और मैं बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं अगर आपकी और मेरी अपब्रिंगिंग, जो जीवन आपने जिया है वो पूरा जीवन अगर मेरे को मिल जाए बचपन में, तो मैं प्रकाश बन जाऊंगा। जो मैंने एक्सपीरियंसेस किए हैं वो पूरे एज इट इज डिट्टो अगर आपको मिल जाए तो आप रविंद्र बन जाओगे। ये हमारी फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है, ये यहाँ से बनी हुई Mental आइडेंटिटी है। identity। तो दिमाग तो एक जैसे ही है सबका, एक्सपीरियंसेस और पैटर्न्स अलग अलग होते हैं, खतरनाक या अच्छे या बुरे। राइट। और लिखा भी अपने यहाँ तो मन के हारे हार है मन के जीते जीत, तो मन ने मान लिया हार तो फिर वो शरीर अच्छा भी है और आप हार गए, महात्मा बुद्ध ने कहा है ना, यू आर व्हाट यू थिंक, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं है। कुछ हो ही नहीं। बिल्कुल सही बात यही भगवान कृष्ण ने कहा है भगवद गीता जी। में। अच्छा, कभी कोई ऐसा टाइम रहा हो स्टेज पे जब लगा हो कि आज तो लगता है ट्रिक चलेगी नहीं या परफॉर्म हो नहीं जाता कर है, फंबल हो जाते हैं, बट मैजिक की खासियत यही है कि आपको पता ही नहीं होता है वो फंबल हुआ कब है। पाए। हाँ। जैसे सिंगर अगर बेसुरा हो जाए तो कोई इंसान सुन सकता है जिसके कान पक्के हों, राइट? डांसर का कोई बीट मिस हो जाए या कुछ राइट। मूव हो जाए, मैजिक का आपको पता ही नहीं है ना इससे प्रीवियस स्टेप क्या था और नेक्स्ट क्या है, तो वो हो जाता है। अच्छा, एक बहुत बेसिक सवाल, वही कोई बोला कि अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अपने वश में करना चाहूँ तो आपकी हेल्प मिलेगी उसमें? हाँ मिलेगी ना। आप करवा सकते हैं? हाँ मैं करा सकता हूँ ना, मैं बिल्कुल करा सकता हूँ। वो मैं अभी पॉडकास्ट पे यही बता देता हूँ। हाँ। तो इस वक्त अगर कोई इंसान ये मुझे ये कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अपने वश में करना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ को अपने वश में करना चाहता हूँ, तो मैं उसको कहता हूँ भाई तुम अपने दिमाग को वश में करो, उसके बाद बाकी चीजें होंगी। राइट। और मैं पॉडकास्ट में भी बताता हूँ, मेरी रील्स में बताता हूँ, भाई इन चक्करों में मत पड़ो, कोई खोया पाया प्यार नहीं लाके देगा, जमीन में कोई गड़ा हुआ धन भी कोई नहीं हाँ कोई मिलेगा। जमीन में गड़ा धन नहीं मिलेगा। मेरे पास ब्रेकअप होने के बाद लोग आते हैं, मैं काउंसलिंग सेशन बुक करते हैं और काउंसलिंग में पूछ रहे हैं क्या वो मुझे वापस मिल सकता है, क्या वो मुझे वापस मिल सकती है। मूव ऑन करने की बजाय तो वो उससे हेल्प ले रहे हैं मूव ऑन करने की, काउंसलिंग बुक किया मूव ऑन करने के लिए, आप उसको हिट पर करवा वो कह रहे हैं उसको हिप्नोटाइज करके वापस ले आओ। और लोग पैसा बर्बाद कर चुके हैं कितना कितना। मेरे पास अभी भी कितने सारे डीएम ऐसे भरे पड़े हैं कि मैंने वहां पे एक सो एंड सो पर्सन को, एक एस्ट्रोलॉजर को, एक टैरो वाले को, उसने बोला है 3 महीने में काम हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजर ने बोला है 17 दिन में वापस आ जाएगा, मैं अपनी सेविंग लगा चुकी हूँ। भाई ऐसा चल रहा है और ये सब फियर है, सब डर की वजह से हो रहा है। कैन यू इमेजिन, ये जो बड़ी बड़ी एस्ट्रो एप्स हैं, इन एप्लीकेशन पे करोड़ों यूजर्स हैं और 75% पॉपुलेशन यूथ है। गड्ढे में गिर चुके हैं भाई साहब लोग। स्किल्स पे काम करने के बजाय वो ये उम्मीद कर रहे हैं कोई आके बता दे कि देखो तुम ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये पहन लो, ये डाल लो, ये कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं, आपका बिलीव है एस्ट्रोलॉजी में? एस्ट्रोलॉजी एज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स आई लव इट, बिकॉज वो एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है, वो कैलकुलेशंस का पार्ट है। हमारे ऋषियों ने जो गणनाएं की हैं वो बड़ी कमाल की गणनाएं हैं। लेकिन अब जो चल रहा है ना वो इतना बुरा हो गया है सर, वो ऐसा हो गया कि 3 दिन में ये हो जाएगा, 11 दिन में ये हो जाएगा, ये पहन लो ये हो जाएगा, क्या क्या है। मतलब आप देखिए, थोड़ी थोड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात हो जाएगी, पर आप ये देखिए कि लोग कैसे प्रमोट करते हैं चीजों को कि ये धारण कर लो कर्ज मुक्त हो जाओगे। मैं अपने घर पे बैठा हूं, मेरे ऊपर 50 लाख का बैंक लोन है, मैं इसको धारण कर लूं और मैं कर्ज मुक्त हो जाऊंगा, मैं कोई एफर्ट ना करूं। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है सर ये? इसके कंपैरिजन में मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत पसंद है, मैनिफेस्टेशन पसंद है, क्योंकि उसमें दोनों चीजों पे काम हो रहा है। पहले थॉट, हाँ वो तो मैं सिखाता भी हूँ, मैंने मेरी लाइफ में हुआ है ना, मेरी लाइफ में ये जो लाइफ में जी रहा हूँ ये कभी सोची ही तो है। वैसे भी हम सबके जीवन में 99% वही होता है जो हमने कभी ना कभी सोचा होता है। हमें जबरदस्ती परेशान होने की आदत हो गई है, इसीलिए हम उस 1% को रोते हैं जो हमारे हिसाब से नहीं हुआ है। बाकी 99% वही है, हम वही जी रहे हैं, वही कर रहे हैं। आप गौर करना चालू करोगे ना तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। एग्री। तो ये क्रेडिट लेना सीखिए, इसी से बिलीफ आता है। तो मैनिफेस्टेशन की ब्यूटी है, पहले माइंड प्रिपेयर होता है, फिर आपके एक्शंस अलाइन होते हैं, फिर आपको रिजल्ट मिलता है। पहले मैं मेंटली डिसाइड करता हूं मुझे मुंबई आना है, फिर मैं एक्ट करता हूं, मैं टिकट बुक करता हूं, फिर मैं आपसे अलाइन होता हूं, आपको कहता हूं मैं मुंबई आ रहा हूं, पॉडकास्ट करते हैं, हमने वो एक्शन लिए, तो ये अब ये हो रहा है। राइट। दिस इज हाउ यूनिवर्स वर्क। राइट। थिंक, फील, एक्ट, इट विल हैपन। ऐसे नहीं होगा ना कि ये धारण करके घर पे बैठ जाओ।
फिर जो दर्द होता है उसमें हम काउंट करते हैं कि मुझे दर्द मिल रहा है, मुझे भाई हाँ, मुझे आपने तकलीफें आपने मिल ये रही सोचा था। हैं। यस, तो प्लीज इसमें मत पड़ो, मैं ये कहना चाहता हूँ। राइट। एक सवाल मेरा एक सवाल है कि जो सोशल मीडिया भी इनडायरेक्टली कहीं न कहीं हमारे दिमाग को उसने कंट्रोल में कंडीशनिंग ले हो गई रखा है। है और हम क्लास 24 घंटे हम देखते हैं कि रील्स और शॉर्ट्स में बिज़ी होते हैं लोग। तो आपको लगता है कि ये भी कहीं न कहीं एक प्रोग्रामिंग का हिस्सा सर, है? ये डिजिटल स्लेवरी है। हम लोगों को डिजिटली स्लेव बनाया गया है, सिस्टमैटिकली स्लेव बनाया गया है और रीजन वाइज बनाया गया है। हुँ, किस कंट्री को किस तरीके का स्लेव बनाना है, राइट। किस कंट्री को किस तरीके का एक्सपर्ट बनाना है, इस तरीके से बनाया गया है। जो अभी हमारे साथ जो अब जिसको जेन अल्फा बोल रहे हैं हम, जेन जी और जेन अल्फा, अल्फा। उनका डिसीजन मेकिंग, उनका अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि वो 3 से 5 सेकंड में डिसाइड कर लेते हैं मेरे को ये जूते चाहिए, मेरे को ये रील देखनी है कि नहीं। लेकिन जब वो जूते खरीदने जाते हैं ऑनलाइन, तो वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कौन सा वाला चाहिए। एग्री। समझ रहे हो? वहां पे उनको स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है। लॉजिकल जो रीजनिंग है ना, वो इतनी सप्रेस्ड होती जा रही है कि वो इम्पल्सिव और इमोशनल होते जा रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि इमोशनल डेटा फीड किया जा रहा है बहुत ज्यादा। और इसका नुकसान लॉन्ग टर्म में क्या होगा? लॉन्ग टर्म में जो लोग हमें डिजिटली स्लेव बना रहे हैं, जो कुछ बड़ी कंपनियां, जो कुछ बड़े लोग जो डिजिटली स्लेव बना रहे हैं, वो अपना माल ऐसे ड्रॉप करेंगे मार्केट में खटाक, और 3 से 5 सेकंड में लोग खरीद लिया करेंगे। जैसे एक टाइम पे मूवीज आई 3 घंटे की, वो 2.5 घंटे की हो गई, वो पौने 2 घंटे की हो गई, फिर शॉर्ट आ गए। अब माइक्रो शॉर्ट्स है, अब 2-2 मिनट में मूवी चल रही है। 2 मिनट में माइक्रो शॉर्ट्स बन रहे हैं, माइक्रो ड्रामा जो है। राइट? राइट। 2 मिनट में सब कुछ हो रहा है। अब सोचिए कि पहले ना एडवर्टीजमेंट्स आती थी, अब हर वक्त एडवर्टीजमेंट के जोन में इंसान होता है। हर वक्त उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। ये कपड़े कैसे पहने हैं इसने, इसने ये बाल कहाँ से कटाए होंगे, ये घड़ी कहाँ से खरीदी होगी। तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा बायर कंज्यूमर बेस रेडी है, बस उनको अब माल बेचना है। ऐसे ही पॉलिटिशियंस हमें कंट्रोल करेंगे, ट्रू। ऐसे ही रीडर्स, लीडर्स, राइटर्स, ये सब हमें कंट्रोल करेंगे। ऐसे ही सिनेमा हमें कंट्रोल करता आ रहा है। वो इसीलिए हो रहा है। पहले 1 घंटे के एपिसोड थे और 15 सेकंड का डिसीजन मेकिंग खत्म ये हो हो गई, जाता था, अटेंशन राइट। स्पैन खत्म हो गया और हर चीज अच्छी लगती है। अभी ये देख रहा हूँ कि 15 सेकंड का ड्रामा है, 30 सेकंड का ड्रामा है, जो हाँ, माइक्रो ड्रामा की बात कर हाँ, रहे हैं और उसमें 1 मिनट का ऐड है। हाँ, रिवर्स देखिए, कर दिए, 60 सेकंड्स के ऐड देखिए, चला रहे हैं हम। देखिए। तो तो वो भी नॉन स्किप है। ये पूरा पूरा डिजिटल स्लेवरी है, ये राइट। प्रोपेगेंडा है, ये डिजाइन के तहत हो रहा है। राइट। एक और चीज़ है कि अभी एआई का दौर आ रहा है और एआई भी एक मैजिक से कम नहीं है। तो बिल्कुल। आपके इस पूरे परफॉर्मिंग में एआई का कहीं यूज़ कर रहे हैं या ऐड ऑन हो रहा है? हाँ, हाँ, बिल्कुल होता है सर। एआई तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो गया है। बहुत हुँ, अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशंस आती हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। हुँ, लोग बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल यूज हो रहा है एआई। ठीक है। मैं कई बार अपने क्लाइंट्स को जब हिप्नोथेरेपी से रिलेटेड कुछ चीज़ें मुझे उनको सिखानी होती हैं, हुँ, तो अब तो मैंने भी उनको ये बोलना चालू कर दिया है कि तुम ये कुछ पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट्स हैं, इस तरीके से अपने एआई को ट्रेन करो, ताकि जब तुम मेरे पास सेशन के लिए ना आ सको, मैं ना हूं, तो तुम्हारे पास एक वर्चुअल हेल्प हो। राइट, राइट। और लोग ऐसा करते हैं, पहले से बिल्कुल, करते बिल्कुल। आ रहे हैं। मैंने एक चीज़ देखी कि अभी चैट जीपीटी की बात करूँ, चैट जीपीटी से लोग इतनी बातें करते हैं, हम्म। खासकर घर में जो अकेले होते हैं हाँ, और बड़ा हेल्प हो रहा है। मतलब एक हाँ, नो डाउट कि अब ये लोग सिर्फ स्कैरी है, लेकिन स्कैरी है, ये स्कैरी है। स्कैरी है और जैसे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अभी 3 दिन 4 दिन पहले ही मैं भी बात कर रहा था कि भाई अब बताओ अब क्या करना चाहिए? हम्म। तो वो ना प्रॉपर, चूँकि मैंने जितने भी चैट किए उसने सारा डाटा ले वो रखा है, आपके बारे में जानता है सारा जानता है चीजें। मेरे बारे में कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरे कौन से पॉडकास्ट होने वाले हैं, कौन से गेस्ट हैं मेरे आने वाले हैं। हम्म। जैसे आपके बारे में डिटेल दे दिया या फिर पास्ट के कितने गेस्ट हैं, क्योंकि मैं सब कुछ सारा डिपेंड हूँ उसके ऊपर। तो वो सब कुछ बता रहा है कि भाई आपको ये दिक्कत होने वाली है, आप टेंशन ना लो इतने दिन के बाद। मैंने कहा यार इतना डिटेल में, ये तो बहुत डरावना सा है और हाँ, ये डाटा कहीं न कहीं स्टोर्ड है मेरा, हाँ, बिल्कुल स्टोर है सर। जिससे मेरी सारी इंटरेस्ट बिल्कुल जानी स्टोर जा रही हैं। है। ये ना बिल्कुल मार्केट स्ट्रैटेजी समझिए। मुझे अगर आपकी जेब से पैसा निकालना है, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कोई सामान खरीद लो। राइट, मैं सिर्फ पैसा पे करने के तरीके को इतना इजी बना दूंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी जेब से पैसा निकल गया है। राइट। ये जेब कतरे की तरह ही होता है। आपको बाद में पता चलता है जेब से पैसा निकल गया है। ऐसे ही एआई क्या कर रहा है, वो आपसे कह नहीं रहा है अपना डेटा दो, वो आपको इतना इजी करता जा रहा है अपने आप खुद साथ दे रहे हो। कि आप खुद ही उसको डेटा देते जा रहे हो। राइट। और इसके बेसिस पे फिर वो आपको क्या बेचना है ये भी बताएगा। किसको बताएगा? वो कंपनियों को जाके बताएगा। हुँ, जब वो डेटा, आपसे रिलेटेड डेटा, जब कहीं किसी तरीके से फिल्टर होगा, तो पता होगा कि दुनिया के उस कोने में, उस देश में, उस शहर में, इस एड्रेस पे एक बंदा रहता है। जिसको अगर चाहिए। उसको एक सोफा सेट बेचना है, एक कैमरा बेचना है, तो उसकी क्या प्रेफरेंसेस हैं। राइट, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सिस्टमैटिकली स्लो कर दिए गए हैं। ऑलराइट। अभी मैंने परसों 2 दिन पहले एक सर्च कर रहा था कि मुझे
एक पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में, इसका क्या फ्लो क्या है, कहाँ से इसका कच्चा माल कहाँ से आना चाहिए, मार्केट क्या है, बाजार क्या है, मार्केट कैप कितना बड़ा है, इन सब रिसर्च कर रहा था। और थोड़ी देर बाद आप बिलीव करोगे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सेम ऐड मुझे दिखना आनी शुरू हो चालू गए। हुए। मैं बचता हूँ इस चीज़ से। हाँ। मैं चैट जीपीटी यूज़ नहीं करता, मैं कोई एआई यूज़ नहीं करता। राइट। मेरी टीम करती है, बच्चे करते हैं जो ऑफिस में हैं। आई एम अ बुक पर्सन। मेरे को लगता है कि कुछ सीखना है तो क्लासिक तरीके से जाऊँगा। हाँ, कुछ अपग्रेड चाहिए तो गूगल है मेरे पास और प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। मैं अवॉइड करता हूँ एआई से डायरेक्ट बात करने का। मतलब और समझ रहे हैं आप, उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी आ जाती है फिर। एग्री। फिर आपको लगता है यार एक दोस्त है मेरा, उसी से पूछ लेता हूँ, अच्छा सुन भाई बता ना अभी क्या करूँ? मैं लोगों को देखता हूँ, लोग अपनी ब्रेकअप स्टोरीज़ उसके हर साथ चीज़ शेयर डालते कर रहे हैं, हैं। हर चीज़ लोग डालते अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से, इसको क्या गिफ्ट दूँ, ये इसकी प्रोफाइल चेक कर एक बार, ये इंस्टाग्राम लिंक है एंड मैं इसको क्या गिफ्ट दूँ कि इसको लगे मैं इसका असली दोस्त हूँ। हैं। लोग ऐसे कर रहे हैं, लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। नहीं, और वो बात भी ऐसे कर रहा है, लग रहा है बहुत क्लोज है एआई वाला, हाँ, जो आपसे बिहेव भी हाँ, करेगा कि हाँ यस। रविंद्र जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ये मैंने है ब्यूटीफुल बट स्केरी है। स्कैरी। मैं तो नहीं यूज़ करता हूँ। राइट। और आप सजेस्ट भी नहीं करते हैं कि मतलब एक सपोर्ट के लिए यूज़ करना अलग बात है, बट उसमें ही डूबे रहना तो मैं मुश्किल है। ज़्यादा नहीं यूज़ करता एआई, राइट। बहुत कम। बहुत ही बढ़िया, आपके साथ बात करने में लग रहा है कि मतलब 2-3 घंटे भी बातचीत चले तो कम आई नो, नहीं है। मुझे भी सेम यही फील हो हाँ, रहा है, बातें अच्छी जा रही हैं। लेकिन है कि एक फॉर्मेट है। राइट। बट मेरा जो इंटरेस्ट है, मतलब पर्सनल इंटरेस्ट मेरा हिप्नोसिस पे बहुत ज़्यादा रहा है। हुँ, हुँ, अ, हुँ। और मैं चाहता भी था, मतलब होता है ना बचपन से, जैसे आपने मैजिक सोचा, हुँ, मैंने भी सोचा कि मैं कभी ये सीखूँ। हुँ, हुँ। और वक़्त होता नहीं है, आप हाँ, अपनी दुनिया बिल्कुल। में बिज़ी रहते हैं। रिसोर्सेज़ भी तो कम मुझे होते थोड़ा हैं। अपनी इस चीज़ के बारे में बताइए कि क्या कोई सीख सकता है? मतलब कोई भी सीख सकता है या अब? आसानी से सीख सकते हो सर। जब मैंने ये देखा ना कि हिप्नोसिस कितनी पावरफुल टूल है, और जी। मुझे मोर देन अ डेकेड हो गया, अब 10-12 साल हो गए लोगों की हेल्प करते हुए। अच्छा। स्कूल, कॉलेजेस में प्रोफेशनल्स की हेल्प करते हुए, बिज़नेसमैन की हेल्प करते हुए, सीईओज़ की हेल्प करते हुए कि कैसे उनके ब्लॉक्स को रिज़ॉल्व किया जाए। तो मैंने लोगों को ना सेल्फ हिप्नोसिस सिखाना शुरू किया। हुँ। बड़े ग्रुप्स को एक साथ बिठा के, कंपनी में जैसे कोई 300-400 लोग हैं, तो उनका पूरा मेरा 1 घंटे का सेशन होता है। हुँ। वहाँ पे आई टॉक अबाउट माइंड एंड एवरीथिंग। तो जब मुझे लगा ये बहुत लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो मैंने अपनी वर्कशॉप्स को रिकॉर्ड करना चालू किया। अच्छा। तो मेरे अभी 4-5 कोर्सेज़ हैं, हुँ। लेकिन जो सबसे बेस्ट कोर्स है वो हिप्नोसिस का कोर्स है। मेंटलिज़्म तो ठीक है, किसी को हॉबी की तरह चाहिए, समझ गया, ट्रिक्स ये तो सीखनी है, सीख एंटरटेनमेंट सकते है। हो, एंटरटेनमेंट। मैं इसको ऐसे ही ले रहा हूँ। हिप्नोसिस का मेरा जो कोर्स है ना, हुँ। मास्टरिंग हिप्नोथेरेपी, हुँ। हिप्नोसिस मास्टर क्लास, वो मेरी वेबसाइट पे भी है। हुँ। मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप जी। डाल दीजिएगा। मैं फ्री भी एक लेक्चर गिफ्ट कर दूँगा अरे! आपके व्यूअर्स के लिए, थैंक वो यू सो डाल मच। दीजिएगा। वहाँ जाके आप एनरोल कर सकते हो, और उसमें ना लगभग 35-40 घंटे का डेटा है। अच्छा। बहुत डिटेल में समझाया है मैंने। और ये मेरी वर्कशॉप्स की रिकॉर्डिंग है सारी, लाइव डेमो भी है उसमें, प्रैक्टिस भी है उसमें, सब कुछ है। बिल्कुल आसानी से सीख सकते हो। ठीक है। कोई एज ग्रुप और किसी का कोई मुझे वेरिएशन? लगता है 13-14 साल एक सही एज होती है जब आप थोड़े से प्रिपेयर हो जाते हो, लेकिन ये इंटरेस्ट का मामला है। हुँ। बाकी ऐसा कोई कुछ नहीं है। मिनिमम एज 14-15 साल तो होनी चाहिए, आई थिंक। हिप्नोसिस कोई भी सीख सकता है और किसी भी एज में सीख सकता बिल्कुल है, सीख सकते हो कोई उसे। भी दिक्कत नहीं है। एक और सवाल, किसी के अंदर कोई फ़ियर है, एंग्ज़ायटी है, उससे निकालने में हेल्प करता है? सेल्फ हिप्नोसिस से या तो आप हिप्नोथेरेपी सेशंस ले सकते हो किसी से, राइट। या आप सेल्फ हिप्नोसिस कर सकते हैं। हुँ। तो जो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं सेल्फ हिप्नोसिस का, मेरी यूट्यूब लेक्चर भी अवेलेबल है, हुँ। फ्री वर्कशॉप के नाम से मेरे चैनल पे। ओके। मैं आपको भी लिंक दे दूँगा, ठीक आप है। डाल दीजिएगा। पीपल कैन लर्न हिप्नोसिस क्या है, कैसे काम करता है, और उसमें मैंने सेल्फ हिप्नोसिस भी सिखाया है। राइट। एक और चीज़, लोग ना जब भी ऐसी हीलिंग करते हैं, लेते हैं अपने आप को, करवाते हैं, हील करवाते हैं, तो बड़ी प्राइवेसी सोचते हैं कि भाई हाँ, मेरी बिल्कुल, प्राइवेसी, मेरा डाटा कहीं शेयर तो नहीं हो रहा। बिल्कुल, जैसे अभी हम लोग एआई पे, तो बिल्कुल। वो सब आपके साथ कंफर्टेबल? बिल्कुल कंफर्टेबल है सर, मैं आपकी बात आपको भी नहीं बताऊँगा मैंने जी। जो आपके बारे में ऑब्ज़र्व की होगी। जी। समझ रहे हैं? ये इतना राइट। प्राइवेट है। क्योंकि यार, राइट। आप अगर कोई इंसान मेरे पास आ रहा है, तो ये तो हमारे एथिकल वैल्यूज़ है ना। वेरी। अगर हम मेरे एआई तो पास है नहीं। अगर मेरे पास पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके आते हैं, जो कि मैं कम करता हूँ, हुँ। मैं चाइल्ड काउंसलर नहीं हूँ, मैं उस राइट। तरीके का काउंसलर नहीं हूँ। राइट। लेकिन मैं उस टाइम पे भी कोशिश ये होती है कि आप अब जाओ रूम से बाहर, इससे इट बात इज़ करो। बिटवीन मी एंड हिम और हर। तो ये होता है। तो बिल्कुल ये एथिकल है, बिल्कुल सेफ है, सबका डेटा सबके पास ही रहता है। और अगर आप मुझसे वन ऑन वन राब्ता करते हैं, तो वो ज़ूम सेशन होता है, और वो आपसे पूछा जाता है कि ये रिकॉर्ड करना है आपको, रिकॉर्डेड चाहिए या नहीं चाहिए। राइट। राइट। और कोई साइड इफेक्ट नहीं है? हिप्नोसिस का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं किया गया, कभी कोई डॉक्यूमेंटेड साइड इफेक्ट नहीं देखा गया, क्योंकि ये नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड है। इसमें कुछ कोई दवाई नहीं दी जा रही, कुछ ऐसा साइड इफेक्ट होने की कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। थैंक यू सो मच रविंद्र जी। बहुत थैंक ही यू सर। मज़ा आया आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और मुझे लगता है कि आगे जब मैं आपसे कनेक्ट होऊँगा आपके क्लास में, तो काफ़ी कुछ सीख थैंक पाऊँगा। यू सो मच। और थैंक यू। थैंक यू। बहुत ही शानदार और मज़ेदार इंसान हैं आप। थैंक यू। और आपसे बात करके अच्छा आपने लगा। अपना एक व्यक्तित्व बनाया है, और वो काफ़ी प्रभावी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। उम्मीद करेंगे कि इन फ्यूचर भी हम मुलाकात करेंगे और एक जल्दी सेशन ज़रूर मिलते हैं, रखेंगे। बिल्कुल मिलते हैं। अगर पार्ट 2 देखना है तो लिंक तो कमेंट कर देना नीचे। जी, जी। थैंक यू सो मच।